अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नया दिन में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब। मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तानी मईशत की, जिससे मुतालिक हुकूमत हमें हमेशा पुरुम्मीद नजर आती है कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजान एक अच्छे ट्रैक पर है। लेकिन सवालात उठते हैं कि ये मईशत कहाँ तक उड़ान भर सकेगी, बजट खुशहाली कैसे लाएगा, आम आदमी तक इसके समरात कैसे पहुंचेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज पार्लिमान को इस तमाम तर मामलात पर एतमाद मिलेंगे। खान साहब कौमी असम्बली में बजट के इख्तितामी सेशन से खिताब भी करेंगे। मुल्क के मुआशी हालात और कौमी सलामती पर पॉलिसी बयान भी देंगे, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर थोड़ी बात हम गुज़श्ता रोज़ की करें तो हमने कल देखा कि बड़े ऐवान से हुकूमत को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है, क्योंकि कौमी असम्बली से बजट कसरत राय से मंजूर करवाया गया है। हाँ से मंजूर नहीं हुआ, हाँ से मंजूर नहीं हुआ, वोट से मंजूर है, कसरत राय। ये एक जो कामयाबी मिल गई है ना, इस पे थोड़ी सी जो है ना अपोजिशन लीडर हमें थोड़ी सी नहीं काफ़ी बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस बिल की तहरीक के हक में 172 और मुखालिफत में 138 वोट पड़े हैं। बिल में तरमीम के ज़रिए नई शक का इजाफा किया गया है। हुकूमती रुकन कासिम नून ने MNS को एयर टिकट के बजाय वाउचर देने की तरमीम तजवीज़ दी, जिसे मंजूर भी किया गया। और यानी यहाँ पर भी अवाम की बात नहीं हुई, हाँ ना, अपनी बात ही हुई। जिन्होंने मंजूर कराना उन्हीं की बात होगी ना। शोएब बाबू के लग रहा है आपको टिकट देंगे नहीं, अवाम की कोई बात देखिए, अवाम ये ऐवान जो है ना, जब भी हम कौमी असम्बली की बात करते हैं, ये ऐवान है अवाम के लिए। यहाँ पर हमेशा होनी चाहिए अवाम की बात। लेकिन बदकिस्मती से कभी भी अवाम की बात हमें यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आती। या तो यहाँ पर हमें किताबें चलती नजर आती है, या फिर हमें यहाँ पे बोतलें चलती नजर आती हैं, लफ्जी गोलाबारी होती हुई हमें नजर आती है, या फिर इसके अलावा एक दूसरे के किरदार की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। अपोजिशन की जो 30 तरामीम है वो मुस्तरद हुई हैं। अहम मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान इजलास में आए। अपोजिशन जिसने सीसा पिलाई दीवार साबित होना था, वो शायद मॉम की दीवार साबित हुई। क्यों? क्योंकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब गैर हाजिर रहे, जिस पर पीपल्स पार्टी बहुत तनकीद करती नजर आई। नून लीग के 84 में से 14 अरकान भी इजलास से गैर हाजिर रहे। सवाल है, कहाँ गए? छुट्टी लेके कहीं मरी शरी घूमने तो नहीं चले गए? नहीं, अगर शहबाज शरीफ साहब की अब बात करें तो उनके एक अजीज़ का इंतकाल हुआ था, वो इस वजह से नहीं आए थे। और इससे मुतालिक क्लैरिटी आई गई कि जो PMLN के रहनुमा नहीं आए थे, उनके ना आने की कोई वजह थी। और इसमें बिलावल भुट्टो जब तनकीद करते हैं तो इसमें एहसन इकबाल साहब ने कल नदीम मलिक लाइव में कहा था कि बिलावल भुट्टो या पीपल्स पार्टी शरारत कर रही है। वो कहते हैं कि इस तरह की बयान से चीज़ें ख़राब होती हैं, अपोजिशन और कमज़ोर होती है। तो ये जवाब एहसन इकबाल साहब ने बिलावल भुट्टो को दे दिया है। लेकिन फिर भी देखें, सवाल उठते हैं ना कि 14 कहाँ गए, क्यों नहीं आए? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आ जाते, क्या हो जाता? थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, तसल्ली के लिए बजट फिर भी पास होना था। हाँ, उधर ऑपोजिशन बजट को गैर कानूनी करार दे रही है पहले दिन से। ये मेरा सवाल है, ये गैर कानूनी कैसे करार दे रहे हैं? ये तो ऑपोजिशन जब उनके अरकान ज्यादा हैं और वो उनके वोट से ये मंजूर हुआ है, तो गैर कानूनी कैसे हो गया? बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं कि बजट जबरदस्ती पास करवाया गया है, जिसकी मंजूरी गैर कानूनी है। अब आपको जवाब मिला होगा, स्पीकर को खत भी उन्होंने लिख दिया है, जिसका उन्हें जवाब देना होगा। खैर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कल हम जो तनकीद थी वो हम देख भी रहे थे कि वो काफ़ी बरहम हमें नज़र आ रहे थे। अब जैसे आप कह रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब का बयान आ गया, लेकिन उसके बावजूद शायद एक उम्मीद या एक तसल्ली थी कि सब अरकान असम्बली इकट्ठे होंगे। स्पेशली अपोजिशन के जो 14 अरकान गायब थे, उनका होना शायद किसी ना किसी हद तक किसी ना किसी जगह सपोर्ट कर जाता। दूसरी तरफ से भी कुछ गायब थे। हाँ, देखें, वो हमने बात नहीं की। तो हो जाता है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हुकूमत तो पुरुम्मीद है कि बजट अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी लाएगी, लेकिन इसके बरक्स नया बजट महंगाई का नया खौफ ले आया है। हमने कल भी इस पर खुल के बात की थी। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत 6 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी होने का इम्कान है। उगरा ने समरी भी भिजवा दी है, इंशाल्लाह रिजेक्ट होगी। हाँ, ये मैं बता। हाँ, मेरे जो कप्तान है बड़ा हैंडसम से उन्होंने फैसला करना है। अब अवाम ने रिलीफ के लिए फिर से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ नजरें अपनी जमा ली हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान पहले भी 2 बार पेट्रोलियम हम यकीनन कल कहेंगे कि तीसरी बार भी ये होगा। हाँ, इंशाल्लाह आवाम को रिलीफ दे चुके हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक सवाल ये होता है कि पेट्रोलियम की मसनूआत की जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है तो चीज़ों के प्राइस क्यों नहीं गिरते हैं? ये हर एक शहरी का सवाल होता है कि भैया अगर बढ़ा रहे हैं हम और जब आप कम करते हैं तो तब भी तो चीज़ों के जो प्राइस है उसको कम करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं और महंगाई होगी, बाकी चीज़ें महंगी हैं इसलिए उसका इम्पैक्ट है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे।
एक और ऐवान की जानिब लेकर चलते हैं कि वहाँ पर क्या माहौल, क्या वहाँ पर सिचुएशन रही। सिंध असम्बली, जहाँ रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। एहतजाज के नाम पर दिलचस्प तरीके देखे जा रहे हैं। पहले आई थी चारपाई, अब स्पीकर की पाबंदी भी खातिर में नहीं आई और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब ढोल ताशों के साथ पहुंचे जैसे कोई बारात आई है। ज़बरदस्ती दरवाजे खुलवाने की कोशिश की। इस दौरान MP अदील अहमद गेट पर चढ़ गए। शबीर कुरैशी, रियाज हैदर, अब्दुल रशीद गेट फलांग कर दाखिल हुए। MQM और GDA नाराज़ है। वो PTI के इस तर्ज एहतजाज से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है। हलीम आदिल शेख साहब जो कि ढोल ताशों के साथ आए, वो कहते हैं कि बिलावल हाउस के गुंडों और पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की और गालम गलोच की। सवाल उनसे हो रहा था कि आप इस तरीके का एहतजाज क्यों कर रहे हैं, पहले चारपाई और फिर अब ये ढोल ताशे, लेकिन वो कहते हैं कि बिलाल भुट्टो या बिलावल हाउस के जो गुंडे हैं वो गालम गलोच करते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि शाह साहब को पहले हमने देखा था कि जब सिंध असम्बली से बजट मंजूर हुआ था तो उन्हें तकरीर नहीं करने दी गई, जो कि तारीख में भी रकम हो गया था कि नहीं अपोजिशन लीडर को बोलने दिया गया। तो शायद इस दफ़ा उन्होंने कहा कि वैसे नहीं कोई मेरी बात सुन पाया तो शायद ऐसे कोई मेरी बात सुन ले। हलीम आदिल शेख साहब, ये अगर जिसने नहीं सुनी ना उसने नहीं सुनी, ऐसे भी नहीं सुननी उसने। वो कहते हैं जेड़े इत्थे पैड़े लाहौर भी पैड़े। मुझे समझ नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। वाकई हाँ, मुझे मतलब जो अगर इस तरह नहीं समझ पा रहा वो उस तरह भी नहीं समझेगा। हाँ, ये देखिए, ये मैंने आवाम की आसानी के लिए कहा था क्योंकि बहुत से लोग ऐसी चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं ज़रा। जब हम बात करते हैं कि शादियाने, ढोल ढमक्के, तो इससे हमें खैर यहाँ का तो मंजर याद आता ही है, शादी की बात भी याद आ जाती है। हम 2-3 दिन से जिनकी शादी की बड़ी बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इवन टेलीविजन पे, जिनकी शादी के बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, वो है टिकटॉकर स्टार हरीम और शाह। मेरा मौक़िफ़ क्या है इसमें? क्या कि पब्लिसिटी स्टंट है सिर्फ। हाँ, हम कल ये बात भी कर रहे थे कि हो सकता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट हो, क्योंकि कौन है उनका दुल्हा अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन अब ज़्यादातर आवाम को ये लग रहा है कि हरीम जो हैं ये पब्लिसिटी स्टंट के लिए कर रही हैं, क्योंकि शादी का दावा करके उन्होंने जाले वुज़रा को सफाइयाँ देने पे तो मजबूर कर दिया। हम देख रहे हैं कि कोई अपना हाथ दिखाता है, कोई अंगूठी दिखाता है, कोई घड़ी दिखाता है। और जो हरीम के दोस्त हैं हसन इकबाल, उन्होंने ये दावा किया है कि एक हाथ उनका है और दूसरा इनकी दोस्त का है। हरीम शाह जो है वो कहीं पे भी नहीं है, लेकिन हरीम ने जवाब दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मैंने खुद शादी का इकरार किया है और तस्वीर देखकर हाथ से मुतालिक कयास सराइयाँ की गई। उन्होंने प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। उनके हाथ नहीं है, मेरे अपनी दोस्त का हाथ है। हरीम तो जानती भी नहीं है उस हाथ को। तो असल में हरीम शाह ने तो उस तस्वीर शादी का ऐलान नहीं किया। जो मैंने शादी की है उसका मैंने इकरार किया। अभी तक मैंने इस तरह की कोई वीडियो या कोई पोस्ट शेयर करके नीचे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। अगर मेरे इंस्टाग्राम से इस तरह की पोस्ट उठा के, मतलब ब्राइडल शूट वाली पोस्ट उठा के पोस्ट करके और नीचे कैप्शन देके अगर खुद से वो क्या सराइयां कर रहे हैं तो इसमें मेरा किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। नहीं, उनकी हाथ ठीक है जी, वो तो पहले ही कह रही हैं कि मैंने तो अभी तक उस तरह से अनाउंस ही नहीं किया, और अगर कोई कयास सराई करते तो उसका उसमें कोई कसूर नहीं है, उनका उसमें कोई कसूर नहीं है। मेरा सवाल में है कि एक छोटा सा है, क्या हरीम शाह की आखिरी बार कोई मुलाकात तो नहीं हुई मीरा जी से? यानी आप ही कह रहे हैं कि वो शायद मीरा जी के नक्शे कदम पे चल रही हैं। लग ऐसे। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि वो मीरा से 2 कदम आगे हैं। ये मैं पर्सनली इस पे कह रही हूँ, ये मैं किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चला रही, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी राय है। तो मुझे ये लगता है, और जो उन्होंने पीपल्स पार्टी का नाम लिया, पीपल्स पार्टी में दरअसल शाह बहुत ज़्यादा हैं, तो इस ये भी वजह सिर्फ नाम नहीं ना महक, वजीर भी कह रही हैं और कह रही हैं जानी मानी हस्ती हैं। सो लेट्स सी आने वाले दिनों जानू में मानू दोस्त। अच्छा, वैसे वो जा भी रही हैं, टर्की जा रही हैं उन शख्सियत के साथ। तो अच्छा। हाँ, इसके लिए मैं किसी को टर्की भेजना चाहिए, रिपोर्टिंग करे, खुफिया रिपोर्टिंग। अच्छा, यानी फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग हैं कि हम लोग टर्की जाने का प्लान कर रहे हैं। वैसे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, हमसे ज़्यादा वही खुश हैं। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के तलबा बहुत खुश हैं, लेकिन वो जो कि वफाकी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, अभी बाकियों का फ़ैसला होना है। पहली से 7वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए खुशखबरी आ गई है, सबको पास कर दिया है। पहले वैसे बार बार कहा गया था कि किसी को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन क्लास 1 to 7 प्रमोट किया जा रहा है। 9वीं जमात में साइंस मज़ामीन जो भी पढ़ना चाह रहे हैं उनकी अहलियत जांचने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट उनका होगा, उनके इम्तिहानात होंगे। वैसे बाकी जगह पे हम देख रहे हैं कि असेसमेंट्स हो रही हैं और उसकी बुनियाद पर उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जा रहा है। हर जगह का आई थिंक डिफरेंट है कि माहौल को देखते हुए, वहाँ के बच्चों को देखते हुए या बच्चों के मिजाज को देखते हुए फैसला लेना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों की बात करते हैं। ईद कुर्बा करीब है और जब बड़ी ईद करीब होती है तो होता ये है कि मंडियाँ सज जाती हैं, लेकिन मंडी जाने वालों के लिए अब ये खबर है
मवेशी जो है वो बेचने हैं तो कोरोना वैक्सीन कराना होगी। आपको याद होगा हमने अपने प्रोग्राम में ये बात की तो हमने कहा था कि जो व्यापारी हैं उनकी वैक्सीनेशन होना लाजिम होनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी वैक्सीनेशन होगी ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें महफूज भी नज़र आएंगी और बहुत ज़्यादा हमें तब्दीली भी नज़र आएगी। अब वजारत सेहत ने ये हिदायत भी जारी कर दी हैं। नई हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियों में समाजी फासला भी यकीनी बनाया जाए, मंडियां जो हैं वो खुली जगहों पर लगाई जाएं। कहा यह गया है कि कुर्बानी के जानवरों की ऑनलाइन ख़रीदारी को तरजीह दी जाए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कल जैसा मुफ्ती साहब से भी बात कर रहे थे कि जो अवाम के साथ घपला हो जाता है, 2 नंबरी हो जाती है जानवरों को लेकर। मतलब आप ये देखें कि जो व्यापारी हैं या बेचने वाले जो हैं वो यहाँ पर भी एहसास नहीं करते कि सुन्नत इब्राहिमी और अल्लाह की राह के लिए जानवर ख़रीदे जा रहे हैं, उसमें भी वो 2 नंबरी कर जाते हैं। तो फिर ऐसे में लोग जो हैं वो ऑनलाइन ख़रीदारी को तरजीह नहीं देते। आजकल तो ऑनलाइन कपड़े भी मंगाओ तो ख़राब आ जाते, तो फिर जानवर। वज़ारत सेहत ने ईद की नमाज के दौरान भी कोरोना वायरस फैलने का खदशा जाहिर किया है और आई थिंक इसके लिए जो SOPs जारी किए जाएंगे वो यही होगा कि समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। और जिस हमने छोटी ईद पे देखा था कि भरपूर तरीके से इंतज़ाम बड़ा अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, इस दफ़ा बड़ी ईद पे भी हमें बड़ा इंतज़ाम बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे कोविड के माहौल में ये सेकंड टाइम है कि बड़ी ईद आ रही है, तो अब तो हमें SOPs की शायद ज़रूरत नहीं है। अब तो खुद हमें एहसास करना चाहिए, खुद हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बिहेव करना चाहिए कि जब हम जाएँ, एक तो एक कि बच्चों को ना लेके जाएं, दूसरा है कि पूरे ख़ानदान को भी ना लेके जाएं। दोस्तों यारों के साथ इस तरह टोलियां बना के मत जाएं। अब जाएं, जानवर पसंद करें, ले आएँ, एहतियात से लेकर आएँ। जिस वक्त बहुत रश हो उस वक्त जाने से गुरेज करें। थोड़ा सा ज़ाहिर है मंडी इंतज़ामिया का भी इसमें रोल है, लेकिन हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है। बढ़ते हैं आगे, कनाडा की बात करते हैं। कनाडा, जिससे मुतालिक हम ये अक्सर कहते हैं कि वहाँ मौसम सख्त होता है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू विंटर्स, लेकिन अब समर्स वहाँ पे जिस तरह से हैं, सूरज आग बरसा रहा है। वहाँ का सूबा ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ पर गर्मी से हलाकतें हो रही हैं। अब तक मरने वालों की तादाद 233 हो चुकी है। जो दर्जा हरारत है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। हब्स है, घुटन है, इस वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर वो हैं जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं या जिनको कोई और बीमारी है। माहिरीन ये बता रहे हैं कि दर्जा हरारत जुम्मे से बढ़ना शुरू हुआ था, बतदरीज उसमें इजाफा और मज़ीद कई रोज़ तक यहाँ का मौसम, यानी कनाडा का, ब्रिटिश कोलंबिया का मौसम ऐसा ही रहेगा। तो ऐसे में वहाँ पर भी एहतियात करने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें और बहुत ज़्यादा एहतियात करें, घरों में रहें और जितना हो सकता है ना, मतलब ऐसे मौसम के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि ठंडे पानी का इस्तेमाल करें आप, और चेहरे को जो है ढाँप लें ठंडे किसी कपड़े से, सर पे डाल लें ताकि जो गर्मी है और जो उसकी शिद्दत है वो कम रहे। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं आलमी माहिरीन की। आलमी माहिरीन, जो सेहत के आलमी माहिरीन हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि भारत में मोदी हुकूमत कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद और जो डेल्टा किस्म की संगीनी जो है उसको छुपा रही है। ये जो एक डेल्टा का मैं जिक्र कर रही हूँ, ये एक नया कोविड का वो फॉर्म हम इसे कहते हैं, वेरिएंट है ये। आलमी माहिरीन ने सेहत के मुताबिक भारत में कोरोना से 4 लाख नहीं बल्कि 20 लाख अफराद की मौत हुई है और ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर आप 20 को 4 पे कर देंगे तो मुझे लगता है कि शायद भारतीय मीडिया हमेशा ये समझता है कि पूरी दुनिया पागल है और हम इजीली बना सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भारत में कोरोना से मरने के बाद दरिया में फेंकी गई सैकड़ों लाशें गंगा के किनारों पर उभरने लगी हैं, जबकि मानसून सीजन में मजीद लाशें ऊपर आने का खदशा जाहिर किया गया है। भारत में इस वेरिएंट के बाद डेल्टा प्लस के केस भी बढ़ने लगे हैं। हमेशा जब भी हमने देखा है ना कि कोई वेरिएंट आता है तो वो भारत में ज़्यादा तबाही में जाता है और उसके बाद दूसरे ममालिक का रुख ऐसा है, क्योंकि सबसे पहले भारत में जब अभी और कोई ऐसा म्यूटेंट नहीं रिपोर्ट हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा केसेस थे, फिर डबल म्यूटेंट वायरस उसके बहुत ज़्यादा केसेस आए, अब डेल्टा और फिर डेल्टा प्लस। दैट इज़ द रीज़न कि वहाँ पर अब ज़्यादा सख्तियाँ की जा रही हैं। महाराष्ट्र में शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा हॉल्स बंद कर दिए गए हैं ताकि इस वायरस का जो फैलाव है वो कम हो, लेकिन ये फैलाव बहुत ज़्यादा है। एनीवेज जी, बढ़ते हैं आगे और अपने मुल्क की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं कि यहाँ पर क्या सिचुएशन। जब हम पंजाब की बात करें, ऐसे में बस मेरे जहन में ख्याल है क्योंकि मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस है, ज़ाहिर इसके कुछ मसाइल भी ज़्यादा हैं, चैलेंजेस भी ज़्यादा हैं। पंजाब से बहुत मामलात हैं जो कि जुड़े हैं। लाहौर की जब हम बात करते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का दिल, उसकी बात करते हैं लाहौर स्पेशली पंजाब वालों का दिल, और जब लाहौर को कुछ भी हो जाता ना तो आप यकीन करें कि पंजाब वालों के दिल भी हिलते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने की सबूत हो या फिर शहर को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी कैमरास का जाल हो।
आप ये देखें कि हर तरह से जो है हर चीज़ को महफूज बनाया जाता है, सीसीटीवी कैमरास का जाल बिछाया जाता है और हर आने जाने वाले पे नजर रखी जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं जो है वो गफलत हो जाती है। और लाहौर धमाके की बात ही कर रहे हैं महक, तो लाहौर धमाके से मुतालिक जो पेशरफ्त है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो अमन अमान है उसकी बेहतर सूरत हाल भारत को एक आंख नहीं भाती। भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। लाहौर धमाके की तमाम कड़ियां भारत से जुड़ रही हैं। पीछे पॉल डेविड, इससे तफ्तीश में सनसनी खेज इंकशाफात हुए। पता चला कि लाहौर में धमाका अंडरवर्ल्ड का सहारा लेकर किया गया, जिससे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का घिनौना किरदार बेनकाब हुआ। एक तरफ भारत पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहा है। कश्मीर पर एपीसी की नाकामी के बाद मोदी ने एक और ड्रामा रचाया। जम्मू में ड्रोन हमले का नाटक किया और इल्जाम पाकिस्तान पर धरा। सवाल यह है, क्या एक बार फिर इलेक्शन की तैयारी है? क्या हर इलेक्शन से पहले मोदी सरकार अपने फौजियों को इसी तरह निशाना बनाती रहेगी, इल्जाम पाकिस्तान पर धरती रहेगी? और इसके साथ साथ हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी साहब की, जिन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान का जो मामला है, वहां की जो सिचुएशन है, उसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा है। ये दोनों तरफ का जो खतरा है, इस पर बात करने के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। शाह साहब, पहले हम लाहौर धमाके से मुतालिक बात कर लेते हैं, जिससे मुतालिक सब कुछ सामने आ चुका। रॉ मुलव्वस है, भारत मुलव्वस है, किस तरीके से मुलव्वस है, सब कुछ सामने आ चुका। और हमेशा आपने, आपकी मिनिस्ट्री ने पूरी दुनिया को ये बताया कि कैसे भारत इन्वॉल्व है, कैसे दुश्मन एजेंसी इन्वॉल्व है। ये जो अब का मामला सामने आया, इस पर क्या पेशरफ्त हो रही है सर? क्या फिर से डोजियर दिया जाएगा? क्या फिर से आलमी इदारों को बताया जाएगा कि कैसे भारत इन्वॉल्व हुआ है? देखिए, दुनिया के सामने वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की सोच क्या है और मौजूदा भारत की हुकूमत की सोच क्या है। हम अमन के तालिब हैं, चाहे अफगानिस्तान हो या हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हों, हम वहां भी बेहतरी चाहते हैं। हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि हम सब हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। बदकिस्मती से भारत ने इस खैर सगाली के जज्बे का जवाब जो है वो 5 अगस्त 2019 के एक तरफा इक़दामात से दिया। फिर कश्मीरियों ने भी मुस्तरद किया, पाकिस्तान ने भी मुस्तरद किया, और जिससे के हालात में दोबारा कशीदगी ने जन्म लिया। अब हमारी बड़ी वाज़ेह नुक्ता नज़र है कि इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, जो बिगड़ी हुई है, वो भारत की अपनी पैदा करदा है। बिल्कुल, वहाँ एक रेजिस्टेंस है। पाकिस्तान को उसमें मदाखलत की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ के अपने लोग जो माजी में भारत के साथ ताउन किया करते थे, आज वो भी बिगड़ गए। दिल्ली सरकार ने जो एक नशिस्त बैठक बुलाई थी दिल्ली में, उसमें क्या पैगाम मिला? वो नशिस्त नाकाम रही और उन्होंने वाज़े कहा कि जो 5 अगस्त के आपके इक़दामात हैं उनका हमें रिवर्सल चाहिए। तो वो बात यहाँ रही। अब इन हालात में पाकिस्तान को वहाँ मदाखलत की जरूरत ही नहीं है और ना ही हमारी ये पॉलिसी है। मौजूदा हुकूमत की, तहरीक इंसाफ की, इमरान खान की हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है कि हम अंदरूनी मामलात में हम कोई मदाखलत नहीं कर रहे। हाँ, जहाँ तक सफारती है महाज, उस पर हमारा जो मौक़िफ़ है कश्मीर पे, वो कल भी वाज़ेह था और आज भी वाज़ेह है। सलामती काउंसिल की करारदादें हों, कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक मसले को हल होना चाहिए, ये हम कहते रहे हैं। सलामती काउंसिल को मेरे खतूत मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल के सामने मेरे खतूत मौजूद हैं और तकरीबन 13 के करीब खतूत मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूं कि मैंने 5 अगस्त 2019 के बाद लिखे हैं, जिसमें अपनी तशवीश का इजहार किया कि भारत अपनी हठधर्मी की वजह से इस खित्ते और सलामती को तहबाला कर सकता है। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, जरदारी साहब का बयान मैंने सुना। देखिए, उसमें बड़ी बात है, पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो। उसके लिए हमने पेशरफ्त की, हमने मेज पर बैठकर दो तरीकों को कहा, आप बैठ के मामलात को चलें। आज
सदर बाइडेन भी ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान का मसला अफगानों ने हल करना है। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, अमेरिका फैसिलिटेट कर रहा है, दीगर रीजनल कुव्वतें हैं, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे हमारे और नेबरहुड कंट्रीज हैं वो फैसिलिटेट कर रही हैं। फैसला हम नहीं कर सकते, फैसला अफगानों ने करना है। हाँ, में तशवीश है और उसके लिए जो हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर सकते हैं हम कर गुजरेंगे। ठीक। और शाह साहब, हमने देखा कि अफ़गान अमन अमल में आपका बड़ा किरदार है और ये किरदार बड़ा अहम इस लिहाज से भी रहा क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि DGISPR भी कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा है। अगर अफ़गानिस्तान में अमन है तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी अमन है। शाह साहब, एक और चीज़ पे मैं आपका कमेंट लेना चाह रही थी। पाकिस्तान तकरीबन जो है अपने तमाम अहदाफ पूरे कर चुका है। अगर मैं FATF के हवाले से बात करूँ तो FATF की ग्रे लिस्ट से हम निकल सकते थे, लेकिन एन इजलास के रोज़ हमने ये देखा कि लाहौर में धमाका हो जाता है। क्या ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी आपको नज़र आती हैं या ये किस चीज़ की तरफ इशारा करती नज़र आती हैं? देखिए, जहाँ तक FATF का तकाजा क्या है, FATF का तकाजा है कि मनी लॉन्ड्रिंग को चेक किया जाए। इमरान खान क्या कहते हैं कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत दी जाए। हमारा तो मौकिफ ये रहा है कि बहुत से लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान के वसाइल को, पाकिस्तान की दौलत को नुकसान पहुंचाया, सरकारी खजाने से पैसा अपनी जाती तिजोरियों में मुंतकिल किया। नंबर एक। नंबर दो, FATF क्या चाहता है? वो चाहता है कि टेरर फाइनेंसिंग को चेक किया जाए। पाकिस्तान यही चाहता है क्योंकि पाकिस्तान ने हजारों जानों की कुर्बानी दी है दहशतगर्दी की बेखकनी करते हुए। हमारी फौज ने, हमारे सिपाहियों ने, हमारी पुलिस ने, हमारे आम शहरियों ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है, हमारी मईशत ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। तो हम तो वो कर गुजरे हैं जो हमें करना चाहिए और करते रहेंगे। अब 27 उन्होंने कहा कि ये एक्शंस हैं, आइटम्स ऑफ एक्शन, ये प्लान ऑफ एक्शन है। बड़ा मुश्किल प्लान ऑफ एक्शन था। हमने कहा हम इस पर भी पूरा होंगे। 26 अपने मुंह से वो एतराफ कर रहे हैं कि हमने पूरी तरह हमने कंप्लाई कर दिया। 27वें को भी हम पेशरफ्त कर चुके और वाज़े पैगाम दे चुके, ये भी मुकम्मल होगा। इसके बावजूद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना मेरी नज़र में मुनासिब नहीं है। मेरी नज़र में एक टेक्निकल फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। और मैं ये वाज़े कहता रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन तुम क्या आई हैं, मैं जितने मेरे इंटरेक्शन हुए हैं वज़ीर खारजा से, उन्हें मैं बावर कराता रहा हूँ फैसले से पहले कि भारत इस फोरम को सियासत की नज़र कर रहा है, वो इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है और एक टेक्निकल फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी वहाँ चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहता है जो उनके रूल्स और उनकी मेथोडोलॉजी उसकी इजाज़त नहीं देती। मैं तो बावर करता रहा हूँ। बहरहाल हम अपने मकासद को हासिल करने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें सुरखरू होंगे इंशाल्लाह। शाह साहब, अभी चंद रोज़ पहले कराची से भी एक गिरोह गिरफ्तार हुआ और उसका भी सामने मामला यही है कि रॉ इन्वॉल्व था दहशतगर्दी के मंसूबे। तो क्या ऐसी इंटेलिजेंस है हमारे पास कि भारत मज़ीद शरंगेज़ी करने का प्लान कर रहा है पाकिस्तान में? हम ये भी कहते रहे हैं और मैं दोहरा देता हूँ कि अफगानिस्तान के अमन व इस्तेहकाम में कुछ कुव्वतें हैं जो खलल डाल रही हैं। कुछ अंदरूनी हैं, कुछ बैरूनी हैं। अब मैं नाम नहीं लेता, आप मेरा इशारा समझ गए। वो क्यों ऐसा चाहती हैं? वो चाहती हैं कि पाकिस्तान मुसलसल दबाव में रहे। वो चाहती हैं कि एक टू फ्रंट सिचुएशन में पाकिस्तान घिरा रहे और पाकिस्तान की जो तवज्जो है वो बटी रहे। क्यों? इसलिए बटी रहे कि मकबूजा कश्मीर में उनके हालात जो हैं वो उनकी तवक्कुआत के बरक्स जा रहे हैं। वहाँ की आवाम, वहाँ का नौजवान बिल्कुल आज दिल्ली से लाताल्लुक हो गया। अगर लाताल्लुक ना होता तो अपने मुंह से वजीर आजम, दिल्ली के भारत के वजीर आजम क्यों ये इसका इकरार करते कि हाँ मुझे इल्म है कि जो कश्मीरी है उसमें दिलों की भी दूरी है और दिल्ली से भी दूरी है। वो तो अपने मुंह से कह चुके। बिल्कुल। शाह साहब,
यूनाइटेड नेशन का जो रोल होना चाहिए, क्या वो आपको नजर आ रहा है कि इतने साल हो गए पैलेट गन्स का इस्तेमाल होते होते, लेकिन यूएन अब आके कह रहे हैं कि मुतालबा कर रहा है कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन उसमें भी वो कह रहे हैं बच्चों पर इस्तेमाल ना किया जाए। देखिए, ये भी आपको मुबारक हो कि पाकिस्तान को इसमें पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को इसमें एक और कामयाबी हुई। साल हर साल से हम ये चीज उठाते चले गए कि देखिए कि इंसानी हकूक की पामाली है, ये एक जुल्म है कि बच्चों पर, खवातीन पर, निहत्ते शहरियों पर आप पैलेट गन का इस्तेमाल करते हैं। ये तो जानवरों से भी आप लोग इज्तनाब करते हैं इस्तेमाल करने पर, और आप कर रहे हैं। और हमने तस्वीर पेश की, हमने एग्जीबिशंस की, हमने इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान में, मैंने दफ्तर खारजा में एक एग्जीबिशन की, पूरी डिप्लोमेटिक कोर को इनवाइट किया और उनका देखें ये तस्वीर है, ये कश्मीरी बच्चों की है, ये निहत्ते लोगों की है। मुझे खुशी है कि बिल आखिर आज वो हमारी जो हमारी जो दुहाई थी, हमारा जो रोना था, अब इंटरनेशनल फोकस में आ गया है, इंटरनेशनल नजर में आ गया है। और less a person than the Secretary General of the United Nations वो कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल रोका जाए। उसका इस्तेमाल पर ये बात आई है। हम कहते हैं कि बिल्कुल इस पर एक मुकम्मल डिबेट चाहिए। क्या ऐसी इंसानियत के खिलाफ हरकतों की इजाजत होनी चाहिए? हम इस पे पूरा पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ रखता है और हम पेश करने के लिए तैयार हैं। सही। अच्छा शाह साहब, लास्ट में कमेंट दे दें। हमने देखा कि जम्मू में ड्रोन हमले जो हुए ये एक नाटक था और भारत ने इसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर पे दे दिया। भारत में कोई पटाखा भी फूटता है तो ये कहता है कि ये पाकिस्तान से आया होगा, कोई कबूतर भी आ जाता है, ये कोई गुब्बारा भी आ जाता है तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम धरा जाता है। ये जो ड्रोन हमला था जिस नाटक की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान का इस पर क्या मौक़िफ़ है इन इल्ज़ामात पर? पहले अर्ज कर चुका कि हमारा कोई ऐसा जारहाना इरादा न था न है। हमने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि जो सीज फायर की वायलेशन हो रही थी और हमारी जो एक अंडरस्टैंडिंग थी 2003 की, जिसकी भारत खिलाफ वर्जी कर रहा है, हम तो उस पर लौटने के लिए तैयार हैं। और बिल आखिर आपने देखा एक पेशरफ्त हुई और हमने दोनों साइड्स ने एक फैसला किया कि सीज फायर की वायलेशन को बंद किया जाए ताकि मासूम कश्मीरी जो हैं वो उसकी जद में ना आए। तो ये इल्जाम जो हैं ये बेबुनियाद हैं, इनमें कोई हकीकत नहीं है। अब सोचना यह है कि इल्जाम लग रहे क्यों हैं, लगते क्यों हैं। उसके लिए मैं वजाहत कर दूं। उसकी वजाहत ये है कि इस वक्त भारत के अंदर हालात, माशी हालात बहुत बिगड़ गए हैं। जो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है और मनफी 7.3% ग्रोथ है, बेरोजगारी बेपनाह बढ़ गई है, कोविड की सिचुएशन को पूरी तरह मिसहैंडल किया गया है और उसने मईशत को बर्बाद किया है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल उनके हाथ से निकल चुकी है। आगे इंतखाबात आ रहे हैं कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स के, तो जब इंतखाबात करीब होते हैं तो कोई ना कोई नाटक रचाया जाता है एक नेशनलिज्म को हवा देने के लिए और अपनी गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए। ठीक। और शाह साहब, हमने यही देखा था पुलवामा के वाक़े में भी, और फिर भारत जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया पे भी जलील होता है लेकिन सबक हासिल नहीं करता। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आपके वक्त का। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करेंगे अनदेखा पाकिस्तान की। अनदेखा पाकिस्तान में जनाब आज आपको दिखाएंगे ऐसे बाप बेटे की कहानी जो 44 साल बाद गले मिले हैं, बगलगीर हुए हैं। एक ऐसे गांव की कहानी है जहां चंद किलोमीटर के फासले जो हैं हज़ारों किलोमीटर के बन जाते हैं। लोग साल हाँ साल बस क्या करते हैं, इंतज़ार करते हैं, सड़क को तकते हैं। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी हमें यहाँ से रिपोर्ट करेंगे। मुबारक 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 मुबारक। जब रिश्तों की डोरियों पर सरहदों की गिरहें लग जाएं, तो मिनटों का फासला सालों में तय होता है।
गोबा अली 44 साल बाद अपने वालिदैन से पहली बार गले मिल रहे हैं। 1971 के बाद गांछे के गांव फिरौनों का बंटवारा हुआ तो कई खानदान जुदा हो गए। आधा पाकिस्तान में और बाकी हिंदुस्तान चला गया। इस कतर में और इंडिया पाकिस्तान में जंग हो गया सर। इसके बाद हमारे गाँव थंग था, गाँव से मैं गाँव छोड़कर फिर में आ गया। हाँ जी, याद रात दिन याद आते हैं सर। अपने गाँव को आप देख लेते हैं यहाँ से? हाँ सर, बहुत नज़दीक है सर, बहुत नज़दीक है। हाँ, 2 किलोमीटर है। ये सिर्फ रोजी अली की कहानी नहीं, गांव का हर घर ऐसी ही दास्तान में पिस रहा है। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने के लिए 4000 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ रहा है। जैसे 2 किलोमीटर हमारा लड़का 4000 किलोमीटर पर करके मिलने के लिए आया सर। अभी इस वक्त वालिदा भी था, मैं भी था, हमसे मुलाकात हो गया। गांव की आबादी लगभग 1200 अफराद पर मुश्तमिल है और तकरीबन इतने ही लोग सरहद पार गांव थंग में रह रहे हैं। दुनिया में अगर कोई जहन्नम है, बॉर्डर सबसे बड़ा जहन्नम है। मेरा माँ बाप जिंदगी भर हमारे पीछे रोते रहा। मैं समझते हैं शायद मेरे माँ बाप के लिए हम दोनों भाई जैसा लड़का कोई दुनिया में ना हो, क्योंकि जिंदगी भर उन 2 लड़कों के लिए रोते रहा और यहाँ से देखते रहा। कम से कम 51 साल होता है हम लोगों को जुदाई में, तो लिहाजा ये गवर्नमेंट दोनों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि हाय दिल से, और हम दोनों मिलने की और तमन्ना भी पूरी कर रहा है और दुआ भी करता है। इलाके में फोन सिग्नल्स और इंटरनेट काम नहीं करते, सिर्फ खुतूत ही इन लोगों का वाहिद जरिया है जिसमें रिश्तों की महक सालों तक आती है। एक दूसरे की खुशी और गम और जनाजों तक में भी लकीर के आर पार ये मुनक़सिम खानदान सिर्फ दूरबीन से देखकर गुजारा करते हैं। अब रोजी अली की एक ही ख्वाहिश है कि वो एक बार अपने आबाई गांव जा सके और अपने वालिद की कब्र और अपने दूसरे बेटे अहमद शाह से मिल सके। रोजी अली की अहलिया अपने छोटे बेटे अहमद से मिले बगैर इस दुनिया से चली गई है। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांछे। बढ़ते हैं आगे। बकरीद करीब आ रही है। लोग कुर्बानी के लिए अच्छे से अच्छा, प्यारे से प्यारा जानवर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में मुल्क के सबसे महंगे बकरों की फार्मिंग की जा रही है। ये बकरे, इनकी क्या खासियत है, जानते हैं समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से। नशीले नैन, गुलाबी मुखड़ा, चिट्टी सफेद खाल और मस्तानी चाल। गजलों के महबूब जैसी खूबियां रखने वाले ये बकरे पाकिस्तान के सबसे महंगे बकरे यानी गुलाबी बकरे हैं, जिनकी कीमत 10 लाख तक भी होती है। इसी वजह से इन गुलाबी बकरों को पाकिस्तान में बकरों की फार्मिंग का सबसे कामयाब और मुनाफा बख्श काम समझा जाता है। गुलाबी नस्ल के बकरे सिंध के जिला नौशेरो फिरोज में सबसे ज्यादा होते हैं, जहां कई साल पहले राजनपुरी बकरे और कामोरी बकरी की मैटिंग की गई। 2 आला नस्ल के बकरों के मिलाप की वजह से गुलाबी बकरों में दोनों की खूबियां यकजा हो गई हैं। सिर्फ खाल ही नहीं, इनके सींग और खुर तक सफेद होते हैं। इनके लंबे कानों को हाथों में थामे तो गुलाबी रंग बहुत नुमायां होता है। गर्दन की झालर भी इन्हें दीगर बकरों से मुमताज करती है। कराची के इलाके लांडी में गुलाबी बकरों की फार्मिंग करने वाले मंसूर का कहना है कि ज्यादातर लोगों को गुलाबी और आम बकरों का फर्क पता नहीं होता। बकरा या बकरी अगर आप लेते हैं तो 20,000 की भी मिल जाती है नॉर्मल,
लेकिन वो लोगों की नज़र में गुलाबी है, गुलाबी वो नहीं है। वो एक नाम का शौक़ है। गुलाबी जो है वो लाख रुपए से बच्चा स्टार्ट होता है और 10 लाख रुपए तक भी चला जाता है। गुलाबी बकरे की निशानी ये है कि उसके सींग सफ़ेद होंगे, खुर सफ़ेद होंगे और चमड़ी जो है उसकी पूरी पिंक होगी और झालर उसकी बड़ी होगी, नाक उसकी पिंक है, कान उसके पिंक है। खूबसूरती में तो गुलाबी बकरों का कोई मुकाबिल है ही नहीं, मगर इनका कद और वजन भी सबसे ज्यादा होता है। गुलाबी बकरों की इस कद्र कीमत की एक वजह यह भी है कि इन बकरों में से आम बकरों की निस्बत ज्यादा गोश्त निकलता है, इसीलिए किसान बड़े शौक से इन बकरों को अपने घरों पे पालते हैं। इसके अलावा अपनी खूबसूरती की वजह से ये बकरे बाज़ औक़ात चिड़ियाघरों की जीनत भी बनते हैं। गुलाबी बकरे घर में भी पाले जाते हैं। इनकी खुराक को पलड़ा कहा जाता है। इन बकरों को खजूर भी खिलाई जाती है। इसके अलावा बबूल की फली भी इन बकरों की खुराक में शामिल है। कराची में इन बकरों को मिक्स दाना खिलाया जाता है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन जो हैं दफातर में काम करती हैं। दफातर के अलावा बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ख़वातीन जो है अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही होती है और इसके लिए उन्हें करना ये पड़ता है कि बसों पर आती जाती हैं और ट्रांसपोर्ट का कोई ज़रिया ना हो तो या तो रक्षा होगा या बस होगी, लोकल बस जो उन पर सफ़र करती है। लेकिन लाहौर की हम बात करते हैं। लाहौर की बाहिम्मत माँ ऐसी भी है जिन्होंने मुश्किल वक्त में हालात को इल्ज़ाम देने के बजाय ऐसा रास्ता चुना जो दूसरों के लिए मशले राह बना, दूसरों के लिए मिसाल बना कि ठीक है, अगर बस या आप रक्शे में सफ़र नहीं कर सकते तो आप ये रास्ता अपना सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो आपको वो रास्ता भी पता चल गया होगा। ये जो लंबा सा रास्ता है वो किस तरह से तय होता है। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं आपको मिलवा रही हूँ एक ऐसी बाहिम्मत माँ से जिसने ज़िंदगी की गाड़ी को साइकिलों पर चलाकर ये साबित किया है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, मेहनत करके खुददारी की मिसाल बना जा सकता है। मैदान छोड़ जाना तो बुज़दिलों का काम है। अब मेरे मियाँ गरीब हैं तो क्या हुआ, बहादुर बनना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है कि आगे बढ़ना है। अब मैं अपने बच्चों के लिए काम करती हूँ, अपने मियाँ का साथ देती हूँ, वो मजदूरी करते हैं। मेरा नाम रुकैया है और मैं घरों में काम करती हूँ। 32 किलोमीटर मैं डेली साइकिल पे आती हूँ। डेली मैं इसी साइकिल पे काम करने आती हूँ। सुबह 9 बजे घर से निकलती हूँ, घर का काम करके बच्चों को नाश्ते करवा के स्कूल भेज के 9 बजे काम पे आती हूँ और 5 से 6 बजे तक मैं यहाँ से फारिग होती हूँ। फिर घर वापस जाती हूँ, घर का काम करती हूँ, 10-11 बज जाते हैं नमाज पढ़ते करते। अब साइकिल भी ज़ाहिर बात है एनर्जी लेता है, तो साइकिल चला चला के भी बंदा थक जाता है। माली हालात ठीक नहीं थे। अब किसी भी मैं ट्रांसपोर्ट पे आती तो वो ज़ाहिर बात है उन्होंने तो पैसे ले लिए थे, अब पैसे होते तो मैं आती। फिर यही ठीक रहा कि मैंने अपने मियाँ को कहा कि मुझे ना साइकिल लेके दो। उन्होंने मुझे साइकिल लेके दी और सिखाई भी उन्होंने ही है मुझे। 20-21 साल हो गया मुझे साइकिल चलाते हुए। शुरू में लोग बहुत तंग करते थे, तब मेरी एज भी बहुत कम थी, लिहाजा मैं अब किसी की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पे चलती रही। साइडें भी मारते हैं, आवाज़ भी मारेंगे किसी को तो अब मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ। अब मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि अच्छा यही है कि मैं अब अनसुनाई कर जाऊँ। मेरे बच्चे बहुत बेचारे सब्र से बैठे रहते हैं, कभी टाइम से रोटी मिलती है, कभी डिले मिलती है, बेचारे सब्र करते हैं। उनको पता है माँ काम पे गई हुई है हमारे लिए, तो वो बहुत एहसास करते हैं, कहते हैं अम्मा हम पढ़ लिख के अच्छे आदमी बनेंगे। मुश्किल पेश आती है, साइकिल ख़राब हो जाती है, खुद भी ठीक कर ली, चैन उतर जाए, कुछ थोड़ा बहुत ब्रेक का इश्यूज हो, जो मेरे करने का हो थोड़ा बहुत वो मैं कर लेती हूँ। जब कोई बड़ा मसला हो, हज़ारों के बगैर नहीं हो सकता, फिर वो मुझे दुकान पे जाना पड़ता है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें एक दिन बहुत कुछ देगा। इसी उम्मीद पे ही मैं आज भी कायम हूँ अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला मेरे बेटों को एक दिन कामयाबी देगा और हम सुख देखेंगे इंशाअल्लाह। बाहिम्मत माँ की कहानी थी ये। और भी कहानियाँ होंगी आपके सामने, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आगाज में हमने जिक्र किया था कौमी असम्बली के इजलास का, जिसमें हुकूमत को बड़ी कामयाबी मिली थी। फाइनेंस बिल मंजूर हुआ था। नून लीग के 84 में से 14 अरकान इजलास आए नहीं थे, जबकि ऑपोजिशन बजट को गैर कानूनी करार दे रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो ये कहते हैं कि बजट ज़बरदस्ती पास करवाया गया है, जिसकी मंजूरी गैर कानूनी है। वो स्पीकर साहब को खत भी लिख चुके हैं, जिसका उन्हें जवाब देना होगा। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच। फवाद साहब,
जब बजट पास इतनी आसानी से हो गया, सहूलत से हो गया, फिर बिलावल साहब का ये कहना कि बजट गैर कानूनी है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? उस पर रिस्पॉन्स क्या करने जी? रिस्पॉन्स यही है कि ना पढ़ के आते हैं, ना आपको कोई रूल्स का पता है, बस सर सो के उठते हैं सुबह और आके जो मुंह में आता है बात करके चले जाते हैं, नॉन सीरियस। आप देखिए ना, अब अनफॉर्चुनेट क्या है, अब आप दोनों अपनी रिसर्च टीम को ये कहें कि जितनी तकरीरें हुई हैं अपोजिशन की तरफ से, उसमें से आपको कोई एक कोलैज बना दें जिसमें कोई सब्सटेंटिव बातें की हों। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे तो उनमें एक भी ऐसी तकरीर नहीं थी जिसको आप रेफर ही कर सके। ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो उनको समझ नहीं है, जो मौजूदा मॉडर्न डेमोक्रेसी है इसकी इब्तिदा ही बजट के झगड़े से हुई। जब 1215 में जब 12वीं सदी में ये हुआ कि बरतानिया में जो जिम्मेदार थे उनका और बादशाह का आपस में झगड़ा हो गया, और वो जिम्मेदार जो थे उन्होंने बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी कि आप हमारे पर जो टैक्स लगाएंगे वो हमारी नुमाइंदगी के बगैर आप नहीं लगाएंगे। तो फिर मैग्ना कार्टा साइन हुआ और ये इब्तिदा थी हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी की, और वो सारी बजट से शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली अभी भी आप सारी इनकी जो, अब बजट क्या है, बजट ये है कि आप हर महकमा जो है उसको अवाम का टैक्स होगा, अवाम उस टैक्स से फैसला करेंगे, अवाम के नुमाइंदे, कि आपने अवाम का जो टैक्स है वो किन को कहाँ कैसे देना है। ये एक बहुत ही अहम एक्सरसाइज होनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर अपोजिशन मेहनत करके आती, और हमारे मुल्क में ये रवाज नहीं है, या आ ही जाती, मुकम्मल आ जाती, फिर आ जाती, और फिर उसको तैयारी करके वो अपने आते और बताते कि किन महकमों को बजट गलत दिए गए हैं, कहाँ पे आपको कमी करनी चाहिए, कहाँ पे इजाफा करना चाहिए। तो एक आपको डिबेट जो है वो मिलती, जिससे आप सीख सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि बिलावल भुट्टो की तकरीर हो, बाकी लीडरशिप की तकरीर हो, शहबाज शरीफ मेरे ख्याल को 3 दिन उन्होंने तकरीर की है, उनकी तकरीर की एक लाइन कहीं मीडिया पर आपको रेफर ही हुई नहीं मिलती, क्योंकि कोई सब्सटेंस ही नहीं था। और सारी जो इनकी तकरीरें हुई हैं वो अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल एक इंतहाई सतही दर्जे की थी, कोई मेहनत नहीं की गई थी, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर मबनी थी। और काफी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए कोई इस पोजीशन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आप कह सकते। सही। अच्छा फवाद, एक और कमेंट मुझे आपका चाहिए। ये बजट गरीब का बजट है, इस बजट के समरात आवाम तक जल्दी पहुंचेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कोई नहीं लगेगा, बिला सूद कर्ज दिए जाएंगे। शौकत तरीन साहब बड़े पॉजिटिव हमें कल नजर आए। जब अवाम की हम बात करते तो एक अवामी सवाल मेरे जहन में आया कि अवाम ये समझते हैं कि बात हो जाती है इस ऐवान में, लेकिन जो समरात हैं वो कुछ देर से हम तक पहुँचते हैं। आप इससे एग्री करते हैं? लेकिन ये बात ये कि हमारे यहाँ जो एक ओवरऑल सीरियस एनालिसिस जो है ना कि वो अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर आप जिस बंदे से भी पूछेंगे ना, आप कहेंगे महंगाई हुई है, वो बंदा कह देगा जी महंगाई हुई। बट सीरियस एनालिसिस इज कि अगर वो आदमी जो कह रहा है महंगाई हुई है तो उसके जो बाइंग पावर है वो कहाँ पे गई है। सो हमने देखना यह है कि पाकिस्तान में कितनी आबादी की बाइंग पावर बढ़ी है, कितनी आबादी की बाइंग पावर कम हुई है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारी जो 60% पॉपुलेशन है जो ज़राअत से वाबस्ता है, उनकी बाइंग पावर तो बढ़ी है। 1100 अरब रुपया जो है वो ज़राई शोबे में गया है। जो किसान 1200 रुपए की 2018 में गंदम बेच रहा था, वो इस वक्त 1800 से 2000 रुपए की गंदम पर मन बेच रहा है। इसी तरीके से जो मेज है यानी मकई है, हमारा गन्ना है, चावल है, ये 5 बड़ी फसलें जो हैं उनमें तारीखी इजाफा हुआ है, लिहाजा उनकी आमदनी तो बढ़ी है। मसला किनको है? मसला है सैलरीड क्लास को, जो कि ज्यादा अर्बन शहरों में लोअर और अपर मिडिल क्लास, उनकी जो है वो महंगाई जो है वो ज्यादा महसूस होती है। सो एक सीरियस एनालिसिस हमारे यहाँ के कितनी आबादी का ज़राए आमदन बढ़ा है और उनको महंगाई का उतना एहसास नहीं, इतना बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ा, और कितने हैं जिनके ऊपर बोझ पड़ा है। सो उस तरह का अभी तक हमारे यहाँ कोई सीरियस एनालिसिस सामने नहीं आया।
ठीक फवाद साहब, बस एक बात और, क्योंकि आपने इससे पहले जिस तरह कहा ना कि शहबाज शरीफ साहब हो या दीगर अपोजिशन के रहनुमा जो तकरीरें वो करते आए हैं उसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, इससे हम क्या तासुर लें? इससे अवाम को क्या तासुर जाता है कि ये रहनुमा जो अवाम के टैक्स से जिनको सैलरी मिलती है, जिन्होंने अवाम की बात करनी होती है, जब वो जाके इस तरह सिर्फ बयानबाजियाँ करते हैं, तनकीद करते हैं, तो ये तो अवाम के पैसे का ज़िया है, वक्त का ज़िया है, ये तो ज़्यादती है अवाम के साथ। नहीं देखिए ना, 1985 से नवाज शरीफ फैमिली इक़्तिदार में और उसके बाद शहबाज शरीफ 10 साल मुसलसल पंजाब में जो है वो वज़ीर-ए-आला रहे। अब आप बताइए मुझे कि ये जो बिलावल हैं, ये शहबाज शरीफ हैं या मरियम हैं, जब ये बात करते हैं तो पहला सवाल तो इनसे ये पूछना चाहिए कि आप 30-30 साल आपने इस मुल्क में हुकूमत की है, आप क्या मुख्तलिफ करेंगे जो आप पहली हुकूमतों में अचीव नहीं कर सके और अब उससे अवाम का फ़ायदा होगा? आप मुझे बताइए इनकी तकरीरों में कोई सीरियस कभी मौक़िफ़ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपको नजर आया हो? ये क्या चाहते हैं अफगानिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ लेना चाहिए? ये ईरान से हमारे ताल्लुकात क्या चाहते हैं? सऊदी अरेबिया से हमारे ताल्लुकात क्या होने चाहिए? इसी तरीके से कि आखिर हमने IMF के पास हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना है तो फिर हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है? सो ये तो बस ऐसे एक रेट्रिक, पॉलिटिकल रेट्रिक से आगे हमारे यहाँ कोई डिबेट नहीं है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे चलता रहेगा। ठीक है फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे, आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। अब उन लोगों की बात करते हैं जो फोन पर लंबी तान कर, वैसे सोते हैं लेकिन वो लंबी तान की बातें करते हैं, सो जाते हैं, बातें करते करते फोन कान के साथ लगा होता है। वो ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि फोन पर लंबी बातें करने वाले मोहतात हो जाएं। अगर 5 मिनट से ज्यादा बात की तो क्या होगा? टैक्स लगेगा। हुकूमत ने 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल कॉल पर 75 पैसे टैक्स लगाने का फैसला किया है। इस पर मोबाइल सार्फिन का क्या कहना है, आपको यूसुफ चीमा की रिपोर्ट में दिखाते हैं। मोबाइल पर लंबी कॉल्स करने वाले हजरात खबरदार, हुकूमत की जानब से 5 मिनट से जायद चलने वाली कॉल्स पर अजाफी टैक्स लगा दिया गया। नया लगने वाला ये टैक्स मोबाइल सार्फिन को किस हद तक मुतासर करेगा, आए उन्हीं से जानते हैं। आजकल फीमेल्स और मेल्स कॉल पे लगे रहते हैं रात सारी रात। न्यू जनरेशन ख़राब हो रही है। पहली तो बात ये है, हर लड़का, छोटा बच्चा या बच्ची जो भी है वो ये मोबाइल से ख़राब हो रहा है। ये पाकिस्तानी कौम है, इन्होंने 4.5 मिनट पे बंद कर देनी है, फिर दोबारा कॉल मिला लेगी। ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा ये हुकूमत सांस लेने पे भी टैक्स लगा देगी। हम दिल से इस हुकूमत से बहुत तंग हैं। हर चीज़ में टैक्स ऐड हो रहा है, कुछ आदमी अफोर्ड करते, कुछ नहीं करते। बाकी इसके हवाले से जो बात कर रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। टैक्स चोरी करने वालों ने इतने हल निकाले हुए हैं, इस चीज़ का भी कोई हल निकाल लेंगे। जाहिर सी बात है, जिन्हें जो मिडिल क्लास है वो तो पिसता ही जा रहा है। जो बिजनेस करते हैं उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने कॉल करने का। जो आशिकी मशूकियों वाले उनकी मजबूरी है कॉल करना। फ़र्क पड़ता है गरीब आदमी को, जो 50 का लोड करवाता है उसने एक कॉल करनी है, बैलेंस खत्म हो गया। फ़र्क इस उसको पड़ेगा, अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी को 5 मिनट की कॉल पर लगने वाले 75 पैसे के टैक्स की परेशानी, तो किसी ने इससे बचने का हल भी सोच रखा है। जबकि कुछ शहरियों के मुताबिक हुकूमती फैसला नौजवान नस्ल को मोबाइल फ़ोन के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचाने के लिए भी खासा कारआमद साबित हो सकता है। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। तो जनाब, मोबाइल कॉल्स पर टैक्स अपनी जगह, लेकिन वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने अच्छी खबर सुनाई है कि कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बिलासूद कर्ज और सेहत कार्ड के बाद अपोजिशन फारिग हो जाएगी। उन्होंने एक बार फिर से टैक्स चोरों की गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब ने। खुर्रम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। इनडायरेक्ट टैक्स ना लगाने का फैसला, इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि जब हम कोई बात करते हैं कि टैक्स नहीं लगेगा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है, तो यकीनन अवाम कहते हैं कि शुक्र है, सुख का सांस लेने का मौका मिला। अवाम को कितना रिलीफ मिलेगा इस बयान से या इस इक़दाम से? देखें, बात ये कि ये मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगा सबसे पहले कि ये जो एक्सेस टू टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन्स हैं और एक्सेस टू इंटरनेट है, ये अब बेसिक बन चुके हैं एक आम आदमी की। जी।
खुरम साहब से हमारा राबता आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा इनसे राबता बहाल करते हैं। हम बात इस वक्त कर रहे हैं जो टैक्सेस का मामला है, चूँकि एक तरफ कहा जाता है कि जब 5 मिनट से लंबी आप कॉल करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, दूसरी जानिब शौकत तरीन साहब ने जो कल गुफ्तगू की उन्होंने एक उम्मीद जगा दी। उन्होंने कहा ये बजट तो गरीब का बजट है, गुर्बत कम की जाएगी, खुशहाली आएगी, इन डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेगा, बिला सूद कर्ज और सेहत कार्ड, इससे मुतालिक गुफ्तगू की गई। और इससे पहले अभी फवाद चौधरी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे उन्होंने कहा कि जो एग्रीकल्चर से जुड़े अफराद हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो किसान हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन जो सैलरीड क्लास है वो मुतासर हो रही है। खुरम शहजाद साहब से रब्ता बहाल है। खुरम साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू को। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है या इंटरनेट की एक्सेस है या मोबाइल फ़ोन पे कनेक्ट करना, बात करना है, और जो है इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डिजिटल इकोनॉमी का असासा है बेसिकली बहुत बड़ा, ये दुनिया भर में इनको बेसिक जाना जा रहा है, इनको बेसिक्स के अंदर लाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि फूड जो है वो जैसे बेसिक है, एजुकेशन बेसिक है, हेल्थ बेसिक है, सिक्योरिटी बेसिक है, ट्रांसपोर्ट बेसिक है। इस तरह से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन एक्सेस और मोबाइल फ़ोन पे जो है इंक्लूजन होना, इस पे जो है उसको बेसिक जाना जा रहा है। तो मेरे ख्याल में इन पे टैक्सेस करना जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के हिसाब से भी अगर आप थोड़े से नंबर्स देखें तो पाकिस्तान में 2 तरह के आज भी फ़ोन्स पाए जाते हैं लार्जली। एक होता है स्मार्टफोन, एक होता है नॉन स्मार्टफोन। एक हम जिसे कहते हैं 3G 4G फ़ोन्स होते हैं, एक 2G फ़ोन होता है। अब 3G 4G फ़ोन और 2G फ़ोन्स, इन दोनों का अगर फ़र्क देखें तो बेसिकली एप्लीकेशंस और इंटरनेट की एक्सेस और डिफरेंट तरीके की जो है आपको उसमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि एक 2G फ़ोन में नहीं मिलती। तो और हमारे यहाँ लेबर तबका भी बहुत बड़ा है, तो ये टैक्स, इस तरह के टैक्सेस लगाने से आपके यहाँ जो लेबर का तबका है, जो एक सिटी से दूसरी सिटी में आता है अपने काम के लिए, अपनी मजदूरी के लिए, अपनी फैमिली के साथ बात करता है, उसके लिए टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि कॉल कितने की ऑन एवरेज, तो ₹1.65 की मेरे ख्याल में कॉल थी, और उसके साथ साथ 19.5% की FED थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो आपके पास टोटल टैक्स 19.5% था। अब जो है कॉल और टैक्स, ये दोनों जो है अगर आप टोटल देखें तो अगर मैं कॉल जो है उसमें 75 पैसे ऐड कर लूँ तो और साथ में 19.5% की FED लगा दूँ, तकरीबन 65% जो है वो पहले जो 19.5% था वो 65% जो है वो टैक्स हो रहा है, और ओवरऑल जो इंक्रीज हो रहा है कॉस्ट में 38% रफली हो रहा है कि आज जो कॉल के रेट्स हैं और टैक्सेस मिला के और फिर जो है जो बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान में अगर फ़ोन्स की डिमांड्स देखें तो तकरीबन 30 से 32 मिलियन फ़ोन्स की डिमांड है साल की, और हम इस वक्त कोई $1.5 अरब का फ़ोन इंपोर्ट कर चुके हैं इस साल, जो कि पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन डबल है। तो हमारे यहाँ डिमांड बढ़ रही है, एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन, एक्सेस टू मोबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। अगर ये टैक्सेस लगाते हैं हम तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्मार्टफोन्स और 2G का अगर फ़र्क देखें, नॉन स्मार्टफोन्स का, इन दोनों का तकरीबन कोई 60-40 का मेरे ख्याल में फ़र्क है। तो 60-40 का मतलब ये अगर 60% भी स्मार्टफोन्स हो तो 40% तो 2G फ़ोन्स हैं। मैं और आप तो अभी स्काइप पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक मजदूर बेचारा हमारा, वो अपनी फैमिली के साथ ना व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, ना उसको इंटरनेट का पता है, ना उसको जो है वो सिखाया गया है, ना वो उसको ये एक्सेस है। तो देखें ये प्रॉब्लम जो है सबसे छोटे, हमारे सबसे निचले तबके को जो है वो ज़्यादा होगी। यानी खुरम साहब पे जो प्रपोजल्स दी गई थी पहले कि SMS पर टैक्स, जो प्रपोजल्स इंटरनेट यूजेज पर दी गई थी, ज़ाहिर है उसको अपोज किया गया और सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा कॉल पर टैक्स की बात हुई। तो आपको लगता है जो फिर आप बात कर रहे हैं कि जो निचला तबका है वो मुतासर होगा, फिर अगर यूं कर दिया जाता कि इंटरनेट पर टैक्स बढ़ा दिया जाता लेकिन इस तरह कॉल पर ना बढ़ाया जाता तो वो बेहतर होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं तो बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पे इनको तो आप इंक्लूजन, आपको पता है आप इंक्लूजन में कहाँ खड़े हैं? आप बहुत नीचे खड़े हैं इंटरनेट इंक्लूजन में पूरी दुनिया में। आपके साथ रीजनल कंट्रीज आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। हालांकि आपके पास इस वक्त तकरीबन 18 करोड़ कनेक्शन है मोबाइल फोन्स के। तो खुरम साहब मुझे फिर ये बताएं कि फिर जब टैक्स कलेक्शन का एक हदफ मुकर्रर किया जाता है और कहा जाता है कि इस बार हम पहले से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, वो फिर गवर्नमेंट कैसे कलेक्ट करे? तो एक आम आदमी से क्यों कर रही है जो ऑलरेडी टैक्स दे रहा है? आम आदमी से आप पेट्रोलियम लेवी भी ले रहे हैं, आम आदमी से आप फोन पे भी टैक्स ले रहे हैं, आम आदमी से आप बहुत सारी और चीजों पे टैक्स ले रहे हैं। यानी खुरम साहब जो टैक्स चोरी कर रहा है, उसी के गिर्द शिकंजा कसने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो टैक्स नहीं दे रहा उसको लाए ना टैक्स रेट में। एग्जिस्टिंग से आप देखें सैलरी क्लास पे भी प्रोविडेंट फंड और मेडिकल पे जो है वो टैक्स इम्पोज करने की बात की गई है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उसकी छूट दी गई है। मेरा नहीं ख्याल कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को जो है वो प्रोविडेंट फंड और मेडिकल पे आपके और मेरे और हम सारे अगर सैलरी क्लास हैं
तो आपके सबके जो प्रोविडेंट फंड पे जो पिछला प्रोविडेंट फंड जमा था उस पर रिटर्न आ रहा है, उस पर भी टैक्स हो गया है और आपके मेडिकल पे भी टैक्स हो गया है जो पहले नहीं था। तो अगर आपने मेरे ख्याल में ऐसे भी आप कंसल्ट करें तो ये बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं होना चाहिए। आप डरा रहे हैं हमें खुर्रम भाई, आप डराना शुरू कर दिया। आप पता करें, आप पता करें हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उनसे टैक्स लें जो टैक्स नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे टैक्स चोरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। एमनेस्टीज आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमनेस्टीज दे रहे हैं आप, टैक्स की छूट दे रहे हैं उनको जिन्होंने चोरियां की है टैक्स की, लेकिन आप निचले तबके पे टैक्स लगाते जा रहे हैं और बेसिक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। ये गलत है। प्लीज इसको हमें जो है ठीक करना है, अदरवाइज हमारे यहाँ उस तरह से ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ और निचले तबके को अपलिफ्टिंग जो है उस तरह से नहीं मिलेगी और वो पूरी दुनिया में इंक्लूजन में नहीं आएगा जो इंटरनेट पे और दुनिया भर एक दूसरे से कनेक्ट कर रही है। या जितना भी गरीब आदमी है उस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो हमें इनको एम्पावर करना है rather than हम इस तरह से टैक्सेस लगा के जो इम्पैक्ट करें। अच्छा खुर्रम साहब, एक और चीज़ ज़रा बताएगा, बहुत से सेक्टर्स में टैक्स पर कमी की गई है लेकिन इसके बाद महंगाई का जिन काबू में नहीं आता, आवाम परेशान है कि टैक्सेस में कमी है लेकिन महंगाई दूसरी जानिब बढ़ती चली जा रही है। आपकी नज़र में इसकी क्या वजह है? देखें, फूड की एक बड़ा जो है वो फैक्टर है हमारे यहाँ। फूड की मैनेजमेंट, फूड क्रॉप की मैनेजमेंट, गवर्नेंस, सप्लाई चेन, हमने पिछले कई सालों से सप्लाई चेन में, लॉजिस्टिक्स में और अपनी जो है एग्रीकल्चर में उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पाए। तो इवेंचुअली ये हुआ कि ना सिर्फ कॉटन में डिक्लाइन आया प्रोडक्शन में जो हमारी कैश क्रॉप थी, बल्कि वीट से लेकर और दूसरी जो हमारी बड़ी कैश क्रॉप्स थी जिनको हम एक्सपोर्ट किया करते थे किसी ज़माने में, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती रही, हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। इवेंचुअली ये हुआ कि हम एग्रीकल्चर को जो है वो अपलिफ्ट नहीं कर सके, फार्म हमारी इकोनॉमी जो है वो नहीं बढ़ सकी। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के बावजूद आज हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है हम बिलियन डॉलर्स की जो है वो पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वीट इंपोर्ट करते हैं, इवन हमने शुगर भी इंपोर्ट की जो हमारी कैश क्रॉप्स थी। तो प्रॉब्लम ये कि प्रोडक्टिविटी, गवर्नेंस और पूरे चेन में इन्वेस्टमेंट और एग्रीकल्चर को अपलिफ्ट करना ताकि हमारे अच्छी क्रॉप आए और अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ क्रॉप आए। नेक्स्ट डोर इंडिया देख लें, आप प्रदेश देख लें, उनकी क्रॉप्स देख लें, तो हमारे यहाँ फूड इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है इस वक्त। और दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, आज जो है 15% की फूड इन्फ्लेशन चल रही है, पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 40% ऊपर है। तो अभी तो हमें लगता है कि जो फॉरेन फूड की इन्फ्लेशन है वो भी शायद हमें इम्पैक्ट करेगी अगर 40% ऊपर है, क्योंकि वही स्टिमुलस दे दिया है गवर्नमेंट्स ने बाहर और सप्लाई चेन इतनी इंप्रूव नहीं हुई, तो इवेंचुअली जो है हमारे यहाँ शॉर्टेज हुई। फिर ऑयल भी बढ़ गया है। ऑयल जो है इस वक्त आप पिछले साल इसी दौरान जो है 30 में था, आप 80 के पास पहुंच गया है। तो वो एक ऑयल की इन्फ्लेशन अलग है। और मुझे लगता है कि अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो है पेट्रोलियम लेवी बढ़ाई गई, जो कि टारगेट बहुत बड़ा रखा है गवर्नमेंट ने, वो मजीद जो इन्फ्लेशन में इजाफा करेगा। तो हमें महंगाई को रोकना है, तभी क्वालिटी ऑफ ग्रोथ आएगी और ग्रोथ इंप्रूव होगी, एक आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट तभी पड़ेगा। अदरवाइज अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगी और महंगाई बढ़ती रहेगी तो ये एक आम आदमी को और जो बात है अर्निंग बढ़ने की, उससे मुताल्लिक जो गवर्नमेंट का एक प्लान है, जिस तरह शौकत तरीन साहब ने कहा बिला सूद कर्जे, चूंकि हमेशा जब भी कोई मुश्किल में आता है तो वो ये डिमांड करता है कि कर्जा मिले और बिला सूद मिले। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ सोचती है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएं कि बिला सूद कर्ज दिया जाए ताकि वो कोई कारोबार कर सके, अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। जो अच्छा डिसीजन है वो बिल्कुल उसे हमें सराहना है। जहाँ पे हमें जो है लगता है कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी दुरुस्त करनी है वहाँ हमें बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के डिसीजंस होंगे जहाँ पे कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा एक आम आदमी को और सबसे निचले दर्जे से स्टार्ट होगा, निचले तबके से स्टार्ट होगा, तो वो बहुत उसका इम्पैक्ट आएगा। कैपिटल जो है ना, कैपिटल ही तो है। फार्मर्स को कैपिटल नहीं मिलता, एसएमईज को कैपिटल नहीं मिलता, माइक्रो एसएमईज को कैपिटल नहीं मिलता, एक आम आदमी को कैपिटल की एक्सेस नहीं है, बैंक से वो लोन नहीं ले सकता जब तक उसके पास कुछ हो ना। तो इस तरह के छोटे कर्जे देना अखुवत के थ्रू, अखुवत इतनी बड़ी स्टोरी है पाकिस्तान की, ग्लोबल फ्रंट पे हमें इसे फैलाना चाहिए कि छोटे कर्जे अपलिफ्ट करना। 140 अरब 150 अरब का पोर्टफोलियो बन चुका है उनका, और वो आप देखें इंटरेस्ट फ्री है, सूद फ्री कर्जा है, और रिकवरी रेट देखें 99.99% रिकवरी रेट है, और 42% वुमेन उससे जो है फायदा उठा सकी। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो इस तरह के मॉडल्स सामने लाके इनको चैनलाइज करके इनके थ्रू हमें जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करना, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ठीक है, और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा इन इकोनॉमी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, यहाँ पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे, कराची की बात करते हैं। यहाँ से खबर यह है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दलेरी का एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है। समनाबाद ब्लॉक 18
2 मोटरसाइकिल्स पर सवार डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। फुटेज इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी फुटेज की मदद से डाकुओं की तलाश जारी है। मजीद इस पर हमें अपडेट करेंगी हमारी नुमाइंदा जमजम सईद। जी जमजम। बिल्कुल, कराची का ये इलाका समनाबाद ब्लॉक 18 है, जहां पर शहरियों से जो है वो लूट मार की गई। सीसीटीवी फुटेज जो है आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर वाज़ेह देखा जा सकता है कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जिमान ने शहरियों को लूटा है। एक मुल्जिम अलग खड़ा रहा जबकि 2 ने शहरियों को लूटना शुरू कर दिया था। मुल्जिमान ने पहले 2 मोटरसाइकिलों को लूटा, उसके बाद जो है गली में बाकी जो अफराद खड़े हुए थे उन्हें कंगाल किया। सीसीटीवी में मास्क लगाए मुल्जिमान को वाज़ेह देखा जा सकता है, जबकि गली में मौजूद 5 से ज़ायद अफराद मुसल्लम मुल्जिमान से डर कर खड़े रहे हैं। फुटेज में आप ये भी देख सकते हैं कि मुल्जिमान ने चंद मिनटों में जो है वो लूट मार की है और फरार हो गए हैं, जबकि सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। ठीक है जमजम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम देख सकते हैं मास्क लगाए ये डाकू जिन्होंने ये वारदात की। उससे पहले बगैर मास्क की जो वारदात करते थे फड़े वो भी नहीं जानते थे। हाँ, लेकिन ये अब ये है कि जब हम मास्क लगाने की बात करते हैं तो फ़ायदा ऐसे भी उठा लिया जाता है कि मास्क लगा के जो है वो वारदात की जाती है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने होना तो आई थिंक पकड़े जाने चाहिए, चाहे वो मास्क लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ। यहाँ पर हम हमेशा ये देखते हैं कि कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स का जो जिन एक बेकाबू रहता है, शायद उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी पुलिस है उसकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठता है। चलें जी बढ़ते हैं आगे, एक सेगमेंट आपके लिए हाजिर है। तो जनाब बात करते हैं अब दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्ते की। मैंने खूबसूरत तरीन रिश्ता इसलिए कहा है क्योंकि इससे खूबसूरत रिश्ता कोई भी नहीं हो सकता। बाप और बेटी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मुक़द्दस बनाया। इसको इतने खूबसूरत एहसास से नवाजा है कि दुनिया के किसी रिश्ते में ऐसा एहसास नहीं है। बेटियां बाप के आंगन की रौनक होती हैं। माँ की निस्बत बाप का बेटियों के साथ हौसला अफजा रवैया उनके हौसलों को मजीद परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और वैसे हर घर में देखा गया कि जो अब्बा होते हैं ना, उनका बेटियों के साथ बड़ा ही खूबसूरत सा एक रिश्ता होता है और जो बात आप अपनी अम्मा से शेयर नहीं कर सकते वो आप अपने अब्बा से शेयर करते हैं। और यही कामयाब जिंदगी गुजारने के अहम राज हैं कि आप अपने वालिद साहब के इतने करीब हों कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी ख्वाहिशें सारी की सारी बातें उनसे शेयर करें। ऐसी ही कामयाब बेटियों में शामिल है पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बनने वाली बहादुर खातून ऑफिसर हमारा फ़ख्र, जिन्होंने पाकिस्तान नेवल एकेडमी से कमीशन हासिल किया और परेड के बाद शमशीर उठाई। फ़ख्र का वो पैकर बनी अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए। और जब वो अपने वालिद के जानिब बढ़ी तो वो अंदाज इतना खूबसूरत था, बावर्दी वालिद को सल्यूट किया और फिर वो लम्हा कि जब वो भागकर अपने वालिद साहब के गले लगी ना, मतलब जब मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने कहा कि किसी भी बाप के लिए कि ये लम्हा के मतलब सोचते हैं हर वालिद साहब सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आए कि बेटी इस कदर मोहब्बत का इजहार करे और खूबसूरत तरीके से। और यूनिफॉर्म पहनी वो बेटी, यूनिफॉर्म पहने वालिद की जानिब जब बढ़ी, वो इतना छोटा सा क्लिप लेकिन इतना खूबसूरत क्लिप, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे वीकेंड उसके बाद अभी तक वो वायरल हो रहा है। और वो छोटा सा क्लिप जिसने सबक दिया हर घर में रहने वाले एक सरबरा को कि बेटियां सब कुछ कर सकती हैं, बेटियां बाप के लिए फख्र होती हैं। और जब ऐसी बेटियां हों तो लोग दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी रहमतों से हमें नवाजे कि हमारा आंगन जो है रौनक भरा हो, हमारा जो आंगन है, हम जो खुद है, हमारी जो जात है वो फख्र भरी हो। बिल्कुल, पहले वो जरा क्लिप देखिए, छोटा सा क्लिप है, फिर आपकी इनसे मुलाकात कराएंगे और गुफ्तगू करेंगे। वीडियो आपने देखी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमोडोर आरिफ सईद साहब ने और उनकी बेटी सब लेफ्टिनेंट रशना आरिफ ने। आप दोनों को कहेंगे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। रशना आप कैसी हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोचा था वो जो एक क्लिप बन रहा है और बनाया जा रहा है उसके बाद इतना वायरल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मैं तो एक तो ये तो प्राइवेट वीडियो थी तो सोचा नहीं था कि मतलब ये कहीं से इस तरह वायरल होगा और इतने पॉजिटिव फीडबैक इस पे आएगा, ये वहम गुमान में भी नहीं था। अच्छा रशना, वो वीडियो बना कौन रहा है? वो मेरी मदर बना रही थी। क्या तरक्की के पीछे हाथ है अब्बा का, कैमरे के पीछे हाथ है अम्मा का? ये माँ बाप मिलके जो बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देने की हमेशा कोशिशों में लगे रहते हैं ना, जिंदा जावेद मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है। मुझे सर पहले आप बताएं
कितने बच्चे हैं आपके? फिर मैं पूछूंगा कि बाकी बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। शोएब, मेरे 3 बच्चे हैं। रशना मेरी सबसे बड़ी बेटी है। अच्छा, माशाल्लाह। इसके बाद मेरा बेटा है हैदर आरिफ, वो अभी प्रेजेंटली बहरिया यूनिवर्सिटी में BS TV एंड फिल्म प्रोडक्शन कर रहा है। एंड देन मेरी यंगर डॉटर हमना आरिफ, शी इज स्टडीइंग इन क्लास 6। मतलब सबसे बड़ी बेटी है ये, पहली औलाद है ज़ाहिर है। और इससे मुतालिक क्या बचपन में सोचा था कि फोर्सेस में भेजना है, यूनिफॉर्म पर्सनल होंगी? मुझे तो खैर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि बचपन से इसका एप्टीट्यूड था। अच्छा। टुवर्ड्स जॉइनिंग नेवी। अच्छा, ये आर्म फोर्सेस में भी नेवी ये सोच रहा था कि अब्बा का जो यूनिफॉर्म है ना, प्यारा सा अब्बा के नक्शे कदम पे चलना है। वैसे बेटियां अमूमन होती हैं कि अम्मा के नक्शे कदम पे चलती हैं, लेकिन हमें ये भी मिसालें मिलती हैं कि अब्बा के नक्शे कदम पे चलना। तो वो क्या चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी? एक तो ये वाइट यूनिफॉर्म, और सिंस अबू थे भी एविएशन साइड के, तो उनकी डांगरी भी होती थी, उसके साथ बैरक कैप हमारी होती है। तो वो मुझे बहुत शौक था पहन के सलूट करने का। तो अबू जब भी ऑफिस जाते थे उनको सी ऑफ करने के लिए मैं वो बैरे पहन के सलूट करती थी उन्हें। अच्छा, तो वो एक चीज़ थी कि उसने कहा कि रशना बस इसी नक्शे कदम पे चलना और यहीं पर ही जाना है। अच्छा, ये कहानी जो सलूट से स्टार्ट हुई, सलूट पे आके ही फिलहाल रुकी और आगे भी इंशाल्लाह ज़रा अपने सलूट करना है। अब बताएं, उस दिन यानी सैटरडे परेड हो गई, ये सोचा था कि आपने इसी तरह जाना है वालिद साहब के करीब और इसी तरह सैल्यूट करना है, ये प्लान था? मैंने जिस दिन रिपोर्ट की थी पाकिस्तान नेवल एकेडमी में, मैंने उस दिन से ही सोचा था कि जिस दिन कमिश्निंग डे होगा उस दिन मैंने प्रॉपर मार्च के साथ जाके सैल्यूट करना एज एन ऑफिसर। पहले एज अ बेटी के तौर पे किया था, अब एज एन ऑफिसर करूँगी मैं। और ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 26 जून को पूरा किया। और जब आप अपने अब्बा के गले लगी, मतलब वो लम्हा, वो तो आप कभी प्लान ही ना कर सकते। हाँ, वो प्लान नहीं हो सकता। वो लम्हा होता है कि मुझे लगता है कि अब्बा की आंखों से भी आंसू जा रही होंगे और बेटी की आंखों से भी। ऐसा ही था? बिल्कुल। मैंने जब सलूट किया तो ही वाज स्माइलिंग, और इनकी आंखों में जब आंसू आए तो लाइक नहीं रोना नहीं है। अच्छा, तो यानी आंसू ना गिरे इसलिए फौरन लपक के आपने गले लगा लिया। वर यू एक्सपेक्टिंग सर कि सलूट के बाद ऐसे होने वाला, वो भाग के आने लगी है? इट वाज टोटली ऐसे ही अनइंटेंशनल था, बस वो एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि जिस बेटी को आपने गोदों में अपने कंधों पे खिलाया हो और उसको आप बड़े होते हुए और उन जूतों पे और उन नक्शे कदम पे चलते हुए देखें जो बाप के नक्शे कदम पे, तो मेरे ख्याल में बाप के लिए उससे ज़्यादा फ़ख्र का मकाम नहीं हो सकता। तो वो मेरा इतना प्राउड मोमेंट था कि वो ना चाहते हुए मैं आंसू उस वक्त नहीं रोक सका। अभी भी रोक नहीं पा रहे, बड़े मुश्किल से रोक रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। वाकई वालिद के लिए स्पेशली बता रहे बेटी से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। पहली बेटी, सर आप मुझे बताएं बेसिकली आप लोग कहाँ से हैं? बेसिकली शोएब वी बिलोंग टू बरदान। अच्छा, बरदान से हैं, ओके। और माय फादर वाज इन नेवी, ही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट कमांडर। मैं सेकंड जनरेशन हूँ नेवी में, एंड रशना इज द थर्ड जनरेशन इन नेवी। तो आपके खानदान में कोई और खातून भी है जिसने आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन की? नहीं, शी इज़ द फर्स्ट वन। ये पहली खातून है जिसने आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया है, और आई एम श्योर ये मशले राह बनेगी बाकियों के। अब चूंकि आपने कहा शी इज द फर्स्ट वन, तो फैमिली के अलावा बाकी जो खानदान है, अजीज़ व अक़ारिब है, उनका रिस्पांस क्या था जब आपने कहा कि फ़ाइन जी अब आप जाएं ज्वाइन करें नेवल एकेडमी, और ये चली गई? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस था, बल्कि इनकी तो कजन्स जो थी उसके बाद इतनी डेस्परेट थी ज्वाइन करने के लिए। अब उनसे पूछेंगे कि कैसे अप्लाई करना क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, कैसे ज्वाइन किया जाता है। तो ये आई थिंक शी बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हर कजन्स। जबरदस्त। अच्छा रशना, मुझे बताएं, जैसे होता है ना कि हम बचपन में सोचते थे कि अच्छा ये काम करना है, हमें पता होता है हमारा ट्रैक क्या है, हमने उस ट्रैक पर चलना है, ये चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ को ज्वाइन करने के लिए, नेवल एकेडमी में जाने के लिए क्या क्या मुश्किलात थी? कहाँ कहाँ डर लगा, कहाँ कहाँ लगा कि नहीं बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती? ये मुश्किलात तो खैर आप कोई भी फील्ड ज्वाइन करो तो आती ही हैं। एंड इवन पाकिस्तान नेवल एकेडमी ज्वाइनिंग के बाद भी मुश्किलात काफ़ी थी शुरू में मेरे लिए, कि मुझे समझ नहीं आई थी कि इसको मैं आगे कर पाऊँगी नहीं। बट मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन ही यही रहा कि मैंने फादर के सामने ऐसे नहीं जाना। मैंने यूनिफॉर्म में सलूट अगर मैंने बचपन से अगर करती हुई आई हूँ तो अब मैंने करना है ऑफिशियली। तो वो एक मोटिवेशन को ले कि मैं आज इधर के साथ शाना बशाना। क्या आज आप हमारे प्रोग्राम की जीनत भी बन गई हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि कितने कितने दिन घर वालों से दूर रहीं, क्योंकि मैंने तो अक्सर ये सुना कि मोबाइल फोन्स नहीं यूज़ करने देते, ये भी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन होती है ना, सख्त काम कम होता है। हम लोग 6 मंथ्स तक हमारी ट्रेनिंग थी,
जिसकी वजह से कोविड की वजह से हमारी वो गेस्ट से मिलना भी मना था, तो बिल्कुल कम्प्लीटली हम ट्रेनिंग की वजह से बंद। इन 6 महीनों में मुलाकात कितनी बार हुई? एक दफ़ा ही हुई थी टोटल। वो भी पेरेंट्स आए थे मिलने, आप नहीं जा सकती? नहीं, वो तो फिर चंद घंटों में मुहित होगी ना। हाँ, मुलाकात कितनी तवील थी? 1.5 hour। That's it। और कॉल पे बात भी बड़ी रिस्ट्रिक्टेड? यस, वीकेंड पे रिस्ट्रिक्टेड टाइम पे हमारी सिर्फ बात होती है। इन टोटल 6 महीनों में जो ट्रेनिंग है, मुलाकात सिर्फ एक हो रही है, 1.5 घंटे की हो रही है। उस 1.5 घंटे में तो होता है बातें बहुत ज़्यादा होती है, करने को ज़रा वक्त कम है, तो वो ज़रा रिकॉल करें उस मीटिंग को। वो भी सेम जो कमिश्निंग डे को हुआ कि अब्बू ने यूनिफॉर्म में जब देखा तो फिर वो हैप्पी टीयर्स गए। और मैंने कहा अभी नहीं है, आपने वेट करना कमिश्निंग डे के लिए, अभी स्टिल इन प्रोसेस है ये। अभी भी आपके अब्बा का चेहरा लाल हो रहा है, वो खुशी के जो आंसू है ना वो भी अब्बा की आंखों में, वो ऐसी छोटी छोटी आंखें करके आंसू छुपाने की कोशिश करें। सर कितना फ़ख्र होता है जब हम, माशाल्लाह हमारे लिए तो है ही फ़ख्र कि हमारी मुल्क की बेटियां, जब घर की बेटी निकल के जाती है तो यकीनन बहुत सारे लोगों को सबक भी मिलता है, बहुत सारे लोगों के लिए रोशन मिसाल भी है ये। बेशक। और मैं अपनी कौम की बेटियों को भी कहूँगा आगे बढ़ें और लोगों के लिए, क्योंकि ये हमारी वो 52% पॉपुलेशन है जो अगर हम यूज़ करें, और आई टेल यू द गर्ल्स ऑफ पाकिस्तान दे कैन परफॉर्म वंडर्स। ट्रू। सो मैं अपनी बच्चियों को, मुल्क की बच्चियों को कहूँगा कि प्लीज़ कम एंड जॉइन, और हर महकमे में इर्रेस्पेक्टिव कि वो कौन सा फील्ड है उसमें आगे बढ़े, वो हर चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं। आपने तो कहा बेटियों को, मैं मुखातिब करता हूँ वालिद को कि वो करें जो आरिफ साहब ने की है। सपोर्ट इस तरीके से कीजिए अपनी बेटियों को कि वो भी उसी तरह यूनिफॉर्म पहन के कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर सके, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं जनरली जब एक टफ फील्ड की बात हो, चैलेंजिंग फील्ड की बात हो, तो लड़कियों को हम थोड़ा सा कहते हैं नहीं तुम ना करो, तुम बैठ जाओ। वैसे आपकी वाइफ ने, रचना की वालिदा ने भी इसी तरह सपोर्ट किया है। वो नहीं आरिफ साहब एक मेरी पहली बेटी है, आप कहाँ भेज रहे हैं इसको फोर्सेस में, बिठाएं घर इसको। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मैं बहुत खुशनसीब था। इनकी वालिदा ने हमेशा सपोर्ट किया और इनके साथ रही और इनकी हिम्मत बांधती रही, तो इसमें वो मैं पीछे नहीं हटी। और ये आज उसी की मेहनत और तरबियत का नतीजा है इसकी वालिदा का कि आज रचना को ये दिन देखना नसीब हुआ, हमें ये दिन देखना। माशाल्लाह। रचना, थोड़ा सा अगर मुझे आप ट्रेनिंग से मुताल्लिक भी बताएंगे ज़रा। इट्स टफ शेड्यूल, टफ ट्रेनिंग है, क्या क्या टफ रहा जो कि आपने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया था, पहली बार वहाँ करना पड़ रहा था? सबसे मेरे लिए जो मुश्किल रहा वो था भागना। वो मेरे लिए उसकी वजह से काफ़ी टफ रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मुश्किलात के बाद आती ही आसानियाँ हैं, तो उधर हमारी जो पूरी रूटीन यही फ़िज़िकल और मेंटल लर्निंग थी कि फ़िज़िकल के साथ साथ आपको मेंटल लर्निंग भी इस तरह सिखाते थे कि मतलब जिस तरह हमारी क्रॉस कंट्रीज़ होती थी, हम लोग 7 किलोमीटर्स हमारी रनिंग होती थी। पेट हमारा होता है फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट, जिसमें स्प्रिंट, माइल, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये ओवरऑल वो ग्रूमिंग हमारी एज एन ऑफिसर हमारी काफ़ी कराई थी। जो डिफरेंट बैकग्राउंड से मेरे साथ जो मेरी 14 कोर्समेट्स थी फीमेल, जो डिफरेंट कहते हैं अक्रॉस द कंट्रीज़, सॉरी अक्रॉस द जो प्रोविंसेस आई हैं, मेरे साथ रह के हम लोग ने इतनी कोई लर्निंग हमने की। एंड मतलब काफ़ी हम लोग फ़ख्र महसूस करें कि 6 मंथ्स जो हम लोग शुरू में मुश्किलात हमने सही, अब हम यहाँ पे यूनिफॉर्म में बैठे, एप्लेट्स लगाए, नेवल ऑफिसर्स बैठे। और ये ना कि मुश्किल के बाद आसानी है, और वो आसानी इतनी खूबसूरत है कि वो फिर मुश्किल याद ही नहीं रहती। अच्छा, जब वो 6 महीने का अरसा के घर वालों से नहीं मिली और ट्रेनिंग थी, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ घर की याद आती थी? अम्मी के खाना और नींद। नींद। यहाँ कितने घंटे की नींद होती है? यहाँ मुश्किल से हमें 4 to 5 आवर्स की। ज़रा आपको टफ बना रहे हैं। टफ के इसी, क्योंकि हमारी आगे फिर ट्रेनिंग भी इसी तरह काम आती है कि जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ होंगी आपको कभी भी किसी वक्त बुलाया जा सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो उस लिहाज से काफ़ी इवन अभी एकेडमी आने के बाद भी मैं सुबह जल्दी उठ रही हूँ, मैं ऑटोमेटिकली आदत बन गई है। तो जो मेल कैडेट्स हैं और जो फीमेल कैडेट्स हैं, दोनों की रूटीन सेम होती है? सेम। अच्छा, सेम होता है? सेम। वही माइल है, वही स्विमिंग, एवरीथिंग इज सेम। एवरीथिंग इज सेम। मतलब ये तो और ज़्यादा टफ बनाने वाली बात हो गई। वरना होता है ये मार्जिन मिल जाता है कि लड़की है ना, मतलब जैसे मैं और शिवना, तो मुझे मार्जिन मिल जाता है कि नहीं खातून है ना, इसी फील्ड में हो रहा है और किसी फील्ड में ये नहीं हो रहा, थोड़ा सा रिलैक्स करना है। लेकिन भाई ये बड़ी मुश्किल और बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को भी उस तरीके से मजबूत बनाना। अच्छा, मुझे ये बताएं
कि जाहिर सी बात है आपके अब्बा ऑलरेडी इस फील्ड में थे, तो अब्बा की मुश्किलात देख देख के कि अब्बा की ट्रेनिंग ऐसी होती है, कभी बचपन में सोचा था कि अच्छा आइडिया माइंड बदल लो, कुछ और बन जाओ कोई डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ? ट्रेनिंग के बारे में अब्बू ने मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग से पहले ही बता दिया था कि इसमें ये चीज़ है, तो बी मेंटली प्रिपेयर फॉर दैट। ये अच्छा किया वैसे उन्होंने। तो फिर क्या माइंड था? फिर मैंने कहा कि यही होगा कि क्योंकि मेरी बचपन से यही आदत थी कि जब तक मैं खुद एक्सपीरियंस ना करूं तो मैं किसी की बात नहीं सुनती। तो वही हुआ कि जब गई एक्सपीरियंस किया तो डेफिनेटली एक एडवेंचरस मैं कहूँगी एक पार्ट ऑफ लाइफ था मेरा, क्योंकि मुझे पहले से ही काफ़ी वो एडवेंचर्स करने का शौक़ था, लेकिन ये काफ़ी एक लाइफ का डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरा और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड आई थैंक द पाकिस्तान नेवल एकेडमी के ये आज मैं जो भी हूँ जो एज एन ऑफिसर अपने इसी पाकिस्तान नेवल एकेडमी की वजह से हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आपके अब्बा आपके सामने हैं, कैमरा आपके सामने है, ये हम लोग भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है, अब्बा को क्या पैगाम देना चाहेंगे? दिल में आज अब्बा के लिए क्या है, अम्मा के लिए क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि बाबा कीप सपोर्टिंग मी एज जिस तरह आप करते हुए आए, और आपकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ यहीं पे, आपकी यकीन आपके प्यार की वजह से। मैं अपनी वालदा को भी यही कहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बगैर भी ये मुमकिन नहीं था। उनकी अभी तक मुझे वो बात याद है कि कहती थी कि मुझे ना वाइट साड़ी में देखना है। मेरी नानी का भी ख्वाब था कि मैंने तुम्हें वाइट साड़ी में देखना है, और मुझे बचपन से कहती थी, जब मुझे याद है मैं 5 साल की थी, और मुझे कहती थी कि मैं तुम्हें वाइट साड़ी में देखना, और वो वाइट साड़ी मैं खुद ख़रीद के तुम्हें पहनाऊँगी। तो सीइंग के इतने लोगों की वो रोल मॉडल थी मैं फैमिली में, और वो पूरा करते हुए आई, तो मेरे लिए अनबिलीवेबल। एग्जैक्टली, इट्स अ लॉन्ग जर्नी इन फैक्ट। बचपन से एक चीज़ जो सुनी, और जिस तरह आपने कहा ना नानी की भी ख्वाहिश और वालिदा की भी, तो आपने किया, उन लोगों को क्या पैगाम है, उस सोच का क्या जवाब है जो कहते हैं लड़की नहीं कर सकती, लड़की है नहीं करेगी, लड़की है ना भेजो, क्या कहेंगी? मैंने तो अब्बू ने भी मुझे बचपन से यही सिखाया और इसी तरह मुझे पाला पोसा कि बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क। अगर करना चाहें तो कर सकती हैं, सिर्फ अगर यकीन हो आपको और अल्लाह पे भरोसा हो। लड़कियां किसी से भी कम नहीं है, सिर्फ एक सपोर्ट की ज़रूरत है जो कि मुझे मेरे माँ बाप से मिली, और यही मैं बाकी लड़कियों को भी कहूँगी कि चाहे वो एज हाउस वाइफ्स हों या वो किसी भी फील्ड में काम करती हों, आप यू डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड नॉट, मतलब कि जिस तरह ये पूरे नेशन में मेरे पे फ़ख्र करी, इस तरह आई एम प्राउड ऑफ देम, चाहे वो एज अ हाउस वाइफ हो या वो किसी फील्ड में काम करते हो। वी वेमेन आर प्राउड ऑफ आवर दी फीमेल पॉपुलेशंस। आपकी ये बातें सुन के मैं सिर्फ एक दुआ कर रहा हूँ, एक ख्वाहिश कर रहा हूँ कि कभी ऐसा हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ मेरी बेटी मेरे यहाँ बैठी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मैं इंटरव्यू ले रही होंगी। हाँ जी शुएब, आप मुझे बताएं। थोड़े से बाल वाइट हो जाएंगे। सर मैंने अभी देखा आपकी आंखों में आंसू आते हैं, थोड़ा सा जल्दी साफ कर लिए। बाप किसी के आगे कमज़ोर नहीं होता, सिर्फ अपने बच्चों के आगे, स्पेशली अपनी बेटियों के आगे कमज़ोर हो जाता है। मैं चाहती हूँ उन तमाम वालिद जो कि हमें देख रहे हैं उन्हें आप एक मैसेज दें, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर बच्चियां कुछ करना चाह रही होती है ना, माँ भी सपोर्ट कर लेती है, लेकिन बाप या फिर स्पेशली भाई रोक देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, बस इतना पढ़ लिया, ख़ानदान में कोई आगे नहीं गया। मैं चाहती हूँ जितने वालिद हजरात मुझे देख रहे हैं ना, आपकी ज़ुबान से उनके लिए कोई खूबसूरत सा मैसेज है। मैं वालिदैन से, स्पेशली वालिद से, जो इनको एडवाइस करूँगा, हमारी बच्चियाँ किसी से कम नहीं, बेशक। और आज मैं आपको कह सकता हूँ फ़ख्र से इस बात पे कि हमारे मुल्क में बच्चियाँ मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं और मुख्तलिफ फील्ड्स में प्रूफ कर रही हैं। तो मैं अपने वालिदैन को मशवरा दूंगा, प्लीज़ अपनी बेटियों पे भरोसा करें और उनके साथ खड़े हों और उनको हिम्मत दें टू कम अप और इस मुल्क का नाम रोशन करें। आई एम श्योर सर आप बहुत एक्सप्रेसिव रहे होंगे, फिर भी बेटी को इतना कॉन्फिडेंट देख के यूनिफॉर्म में, स्पेशली जब से पासिंग आउट हुई है, कोई ऐसी फीलिंग है जो आप चाह रहे हो कि अब कहें बेटी को और आपने अभी तक ना कही हो? बेटियों के लिए कोई एक्सप्रेशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब आपकी गोदों में पली बड़ी होती है। सेंटेंस फॉर रचना। आई लव यू रचना। थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज ये जो
बाप और बेटी का खूबसूरत रिश्ता और खूबसूरत मिसाल। हम हमेशा बात करते हैं कामयाब औरत, कामयाब औरत, कामयाब औरत। तो एक कामयाब औरत के पीछे ऐसे माँ बाप का हाथ होता है जो समझते हैं कि बेटी सब कुछ कर सकती है। मैं हूँ, मुझसे मैं जितनी भी ख़वातीन जिस मर्जी फील्ड में वो काम कर रही है, वो नेवी है, एयरफोर्स है या मिलिट्री है या किसी भी कोई भी फील्ड है, अगर हम कामयाब हैं तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे माँ बाप का यकीन और उनकी सपोर्ट हमें मिली है। बिल्कुल, नो डाउट जी। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके, यूनिफॉर्म में देखकर, तो इतना खूबसूरत यूनिफॉर्म है। जी बिल्कुल, आज हम आपको मिलवाएंगे गुजरात के खतरों के खिलाड़ी से, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल है और वो घोड़सवारी और नेज़ाबाजी में इतना माहिर है कि उसको देखने वाले सब हैरान रह जाते हैं। उसकी फैमिली से भी हम बात करेंगे। उमर उस बच्चे का नाम है। पहले मेरे बाबा ने शुरू किया तो मैं भी उनके पास चल पड़ा उनके साथ। तो मैं सीख रहा था, तब लगता था भी लिखता। मैं ये समझता हूँ कि कभी भी किसी के ऊपर थोप के कोई चीज़ नहीं हो सकती। इस सारी चीज़ का क्रेडिट मेरे उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा इरफान बेग साहब उनको जाता है कि उन्होंने सबसे पहले इसको घोड़े पे सवारी करते ही मेरे साथ, जब मैंने घोड़ा लिया स्टार्ट में बैठता होता था, तो और उन्होंने सबसे पहले ये स्पार्क देखा इसके अंदर कि ये ऐसी चीज़ को अचीव कर सकता है। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसके लिए पुश भी किया, मुझे हौसला भी दिया। एक वालिद के लिए बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि इनका सारे जो स्टेप्स आते हैं उनको ओवरकम करना, क्योंकि बड़ा ख़तरनाक गेम है, इतनी आसान नहीं है। ये तो आप अभी वीडियोस में देखते हैं भागते हुए तो बड़ा आसानी लगती है, ये तकरीबन 1.5 साल की मेहनत है। ये बच्चा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कम उम्र शाहसवार में तो अभी है, तो बड़े बड़े शाहसवारों को पछाड़ेगा इंशाल्लाह। मुल्क का, पाकिस्तान का, हमारी फैमिली का, इंसानियत का एक बुलंद लेवल अचीव करेगा। इसे कम उम्र घोड़सवार कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उमर को बच्चों के लिए एक मार्शल आर्ट फिल्म में भी साइन कर लिया गया है और ये फिल्म में भी आपने जो है वो जौहर दिखाएगा। रिपोर्ट आपने देखी है, इस पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं नन्हे घुड़सवार और उनके वालिद। तो जनाब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये इतना ख़तरनाक खेल इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने सीख कैसे लिया है। तो मुझे बताएं उमर कि आपने ये इतना ख़तरनाक खेल कैसे सीखा, किसने सपोर्ट किया, सिखाने वाला कौन था? मेरे बाबा। ओके, बाबा ही आपके टीचर हैं। बाबा से जरा पूछते हैं, बाबा ये कितना अच्छा स्टूडेंट है? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ही है। पाकिस्तान के अंदर सबसे कम उम्र तरीन सवार भाग रहा है और तकरीबन 14 से 15 मेले भाग चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और वीडियोस आप लोग देख ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि चले वालिद साहब का तो बड़ा दिल गुर्दा होता है, वो कहते हैं ठीक है जी पुत्र है, इसको हमने मजबूत बनाना है, 5 साल है, कोई बात नहीं, घोड़े पे बैठे। माएँ ज़रा परेशान हो जाती हैं, माएँ कहते हैं नहीं 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 हमने नहीं भेजना, ये बड़ा मुश्किल है, ये ख़तरनाक है। तो आप एक केस में क्या भाभी ने आपको कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है, या थोड़ा सा रिएक्शन था भाभी का? नहीं, ये हम लोगों का फैमिली शौक है, इसी वजह से हम लोग इसे एंजॉय भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा भी घुड़सवारी करता है और मेरी बेटियां भी करती हैं माशाल्लाह। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों करती हैं। और क्या तो हम लोग एज ए फैमिली शौक इसको लेके चल रहे हैं और इसीलिए ही ये यही चीज़ बनी है। मेरी बेटी एक की एज तकरीबन 11 साल है, एक की 9 साल है और एक की तकरीबन 7 साल है और सब की सब करती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा उमर, आप मुझे ये बताएं, आपको कभी डर लगा कि मतलब जब पहली दफ़ा तो डर लगा ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई इतना सुपर हीरो के फर्स्ट टाइम भी डर ना लगा हो? जब मैं सीख रहा था तब लगता था, अब नहीं लगता। अब तो दोस्ती होगी ना घोड़े से? हाँ जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा ज़िशान साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ये तो आपकी फैमिली का एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि मतलब इसको सिखाया जाता है बच्चों को, तो यकीनन आपने भी बचपन में ये चीज़ की होगी, घुड़सवारी करना और फिर इस शौक़ को पालना, तो ये चीज़ फैमिली के हर बच्चे में मुंतकिल होती है। अगर कोई बच्चा इनकारी हो जाए, कोई बच्चा बागी हो जाए और कहते हैं कि मैंने ये नहीं करना, मैंने घोड़ा नहीं चलाना, मैंने गाड़ी चलानी है, गाड़ी चला, तो फिर क्या है? जी मेरा तो किसी पे कोई फोर्स नहीं होता। हमारी फैमिली का ट्रेंड हमने बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैं पहला बंदा था जिसने अपनी फैमिली में स्टार्ट किया तकरीबन कोविड से पहले। उससे पहले मेरी फैमिली के अंदर नहीं था ये शौक, अब हमारा फैमिली शौक ये बन गया हुआ है, हम सारे मिलके इसको कर रहे हैं।
लेकिन मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ये जो भी काम करना चाहते हैं सबसे अच्छा करें, अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला उसमें आपको नाम देता है। जो भी काम करें उसको सबसे बेहतर करने की कोशिश करें, तो उसमें नाम भी होता है, उसमें रिस्पेक्ट भी होती है। तो ये आपको कैसे शौक हुआ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि शुरू से चलता नहीं आ रहा, तो ये आपकी जिंदगी में शौक कैसे आ गया? जी, मैं बेसिकली फुटबॉल का एक खिलाड़ी था, तो मेरे ये नी की सर्जरी हुई, तो उसमें गेम उस तरह मैं नहीं कर सक रहा था फिर, तो अब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी मेरे पास। तो ये जब कोविड आया है, तो कोविड के अंदर हर चीज़ बंद हो गई है, लॉकडाउन हो गया, तो मेरे पास एक्टिविटी कोई नहीं थी, ना ग्राउंड जाने के लिए, और अपनी हेल्थ को भी उस तरह मैं फिर मेंटेन नहीं कर सक रहा था। तो बस स्टार्ट किया, एक एक्टिविटी नज़र आई, शुरू किया, तो वो मज़ा इतना आया कि फिर हम सारों ने उसको ज्वाइन कर लिया और उसे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अब हम। ग्रेट सर, मुझे बेटियों से मुतालिक बताएं, क्योंकि ये बहुत कम हम देखते हैं कि लड़की जो है वो एक शौक के लिए एक दफ़ा तो बैठ जाएगी घोड़े पे, जिस तरह हम तो कराची में सीवी पर देखते हैं, लेकिन एज अ स्पोर्ट या मतलब बिल्कुल उसे अपना लेना उस चीज़ को, और वो सीखना और फिर घुड़सवारी करना ये बड़ा मुश्किल होता है। तो बेटियों से मुतालिक बताएंगे, ट्रेंड है वहाँ पर लड़कियों का, या ये आप ही सेट कर रहे हैं अपनी बेटियों के जरिए कि नहीं खवातीन भी करें? जी नहीं, एक तो आप तो पंजाब के कल्चर को बेहतर जानते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है इस बिल्कुल चीज़ के अंदर। लोग इसको उस तरह अप्रिशिएट भी नहीं करते और वेलकमिंग भी नहीं है इस बारे में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम एज अ फैमिली इस चीज़ को कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया बेटों के अंदर और बेटियों के अंदर। तो मैं अपने बेटे के साथ साथ उन सबको भी साथ ट्रेन कर रहा हूँ और वो सारी हमारे साथ, बल्कि इसके अंदर कई मेरे दोस्त वगैरह वो कहते हैं भाई उनका जिक्र भी ना किया करें। अब उम्र के काफ़ी इंटरव्यूज होते रहते हैं, तो वो कहते हैं भाई अपनी बेटियों का जिक्र ना किया करें, वो बस थोड़ी झिझक वाली बात इधर महसूस की जाती है। बट आई एम श्योर यू आर प्राउड फादर के वो हिजाब करती हैं प्रॉपर और उसके बाद वो गेम करती हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई फर्क है। क्या बात है, यस आई एम वेरी रियली माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी वाली बात है कि एक वालिद की ये सोच है, और ये वालिद की सोच है, तभी तो वो बेटियां इतनी कॉन्फिडेंट होंगी फिर डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपके इन चारों बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इन पर आप मेहनत कर रहे हैं, इन पर आप बहुत डिफरेंट सोच रहे हैं और डिफरेंट हमें बच्चे नज़र भी आ रहे हैं। थैंक यू सर, साथ मौजूद थे आप। उमर, थैंक यू। ये सेगमेंट आपने देखा, आगे बढ़ेंगे। अहम खबर आपको देंगे, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। नैब ने शहादतें मुकम्मल कर ली हैं, बयान एहतसाब अदालत में जमा करा दिया है। अदालत ने शरीक मुल्जिमान के बयान कलम बंद करने के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। एहतसाब अदालत इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस, नैब ने रेफरेंस में शहादतें मुकम्मल कर ली, बयान जमा करा दिया गया है। हमारे गवाहान मुकम्मल हो गए हैं, फिलहाल मजीद शवाहिद पेश नहीं करने। नैब का ये मौक़िफ़ सामने आया है। नैब का ये भी कहना है कि इसहाक डार जब वापस लाए गए उनके खिलाफ अलग शवाहिद रिकॉर्ड करवा देंगे। अदालत का आइंदा समात पर शरीक मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद करने का फैसला। शरीक मुल्जिमान के बयानात कलमबंद करने के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। सईद अहमद, मंसूर रज़ा और नईम महमूद के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। अहम डेवलपमेंट है जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस का मामला, जिसमें नैब ने रेफरेंस में शहादतें मुकम्मल कर ली हैं और बयान भी जमा करा दिया है। अगर नैब के मौक़िफ़ की हम बात करें तो नैब का ये मौक़िफ़ है कि हमारे गवाहान मुकम्मल हो गए हैं, फिलहाल मजीद शवाहिद पेश नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तालिबान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। पेशावर की मिशाल आमिर को बरतानिया के सबसे बड़े लेडी डियाना अवार्ड से नवाजा गया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रहम यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। जी रहम, बताइएगा। जी बिल्कुल महक, ये बरतानिया में भी इस वक्त मुकीम है और इसका ताल्लुक पेशावर से है। मशाल आमिर इसका नाम है और इनको बरतानिया के सबसे जो है मुनफरद अवार्ड डियाना अवार्ड से इसको नवाजा गया है। मुल्क भर से हर साल 300 ऐसे नौजवानों की इंतखाब किया जाता है जो जिसकी उम्र 18 साल से लेकर 25 साल तक हो। इस कैटेगरी में मशाल आमिर को इंसानियत की खिदमत और चैरिटेबल वर्क के लिए उनको मुंतखब किया गया था और उनको ये अवार्ड दिया गया है। बाकायदा तौर पर इसमें शहजादा ने शिरकत की और इसको लाइव जो है उनको मुबारकबाद भी दी। इसके अलावा मशाल आमिर से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 2014 से लेकर 2021 तक उन्होंने जितना भी काम किया ये उसका सिला उनको मिल रहा है और उनको सबसे बड़ा एजाज उनको दिया है। इसके अलावा वो स्कॉटलैंड में 300 स्कॉटलैंड में जो 30 बासर नौजवान खवातीन है उनमें भी उसका नाम शामिल किया गया है और ये उसके लिए बड़े की बात है और उनके मुताबिक वो अपने ये सफर जारी रखेंगी। जी बहुत शुक्रिया राहम, आपने इससे मुतालिक हमें अपडेट किया। और ये वाहिद पाकिस्तानी नहीं, और भी पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये 2021 डियाना अवार्ड दिया गया। एक और है हसन अशरफ, इन्हें
क्वालिटी एजुकेशन स्प्रेड करने पर ये अवार्ड मिला है। तो ये दोनों हमारे इंशाल्लाह मेहमान होंगे कल, जिनको डायना अवार्ड दिया गया है। तो जनाब अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा उस मसले की बात करते हैं जो कि हर घर में मौजूद है, यानी वज़न बढ़ जाता है और फिर होता क्या है कि कमर और जोड़ों का दर्द जो है वो होता है और नींद भी नहीं आती। आजकल जिस घर में भी हम झांकते हैं ना, ये जो मसाइल हैं हमें ज़रूर मिलते हैं देखने को, जिसे देखो इन्हीं मसाइल का शिकार नज़र आता है। बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, कमर या टांगों का दर्द एक आम सी बात बन गई है। हम आपको रेहान अहमद की रिपोर्ट दिखाते हैं पहले। योगा में सबसे अच्छी बात यह है कोई पैसे नहीं लगते, आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पेट को फ्लैट करने के लिए कौन कौन से आसनास आप कर सकते हैं घर पे आसानी से, ये मैं आपको आज करके दिखाऊंगी। योगा छोटी छोटी चीज़ों में आपकी मदद करता है, जैसे कि मोटापे को कम करने में मदद करता है। योगा आप करते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी बॉडी का बैलेंस, तवाज़ो जो है वो बरकरार रहता है। होता क्या है कि जब हम योगा करते हैं हमारी स्पाइन पे हम काम करते हैं, और जैसे ही हम अपनी स्पाइन को, क्योंकि आपको पता है हमें आदत होती है ऐसे बैठने की, पोस्चर हमारा थोड़ा ख़राब है, तो योगा से क्योंकि हमारा पोस्चर सही होता है, स्पाइन सीधी होती है, बार बार जिसको हम कहते हैं उठक बैठक योगा वाली करने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको चाहिए होती है प्रैक्टिस। जितना आप अपनी हड्डियों को इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छी फॉर्म में रहेंगी और पूरी ज़िंदगी आप योगा कर सकते हैं। एक 70 साल का इंसान, एक 80 साल का इंसान भी कोई जिम नहीं जा सकता बहुत ज़्यादा हार्डकोर एक्सरसाइज करने के लिए, मगर योगा कर सकता है। वजन का बढ़ना और जोड़ों का दर्द दोनों ही से निजात हासिल की जा सकती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आयशा के मशवरों पर संजीदगी से अमल किया जाए। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आज के प्रोग्राम के लिए अब तक इतना ही। कल आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारी खबरें जो आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए कल तक इंतजार कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।